So money is a basic need of every engineer, and yeah, it pays a greater revenue if you compare that others profile of IT industries. ये एवरेज सैलरी बता रहा हूं मैं, बेस सैलरी। अगर आप एक क्लाउड आर्किटेक्ट की तरह एंटर करते हो किसी भी आईटी इंडस्ट्री में, तो 8,34,935। और ये मैं नहीं बता रहा हूँ, ग्लासडोर एक वेबसाइट है। अगर कोई यहाँ पे बैठा होगा जो ब्लॉगिंग करता है, मतलब आईटी इंडस्ट्री को ज्यादा रिसर्च करता है, तो उसे पता होगा कि ग्लासडोर एक वेबसाइट है जिसमें आप सभी कंपनीज के रिव्यूज और सैलरी वगैरह देख सकते हो। उन्होंने प्रेडिक्ट किया है कि 8,34,000 बेस पे होता है, ठीक है। यानी कि आप जाते हो किसी भी कंपनी में तो अराउंड इतना आपको स्टार्टिंग होती है इन हैंड, और विद इन 1 ईयर ये डबल हो जाता है। विद इन मतलब ये 2x हो जाएगा अक्रॉस 16, और उसके बाद ये 3x हो जाएगा, 4x होगा, मतलब विद इन ईयर्स ये 2x 3x चलता रहता है। तो क्लाउड कंप्यूटिंग का इतना हाई पे क्यों है? क्या इतना हाई पे रखने की वजह क्या है? देखो, पहली वजह तो ये है कि कई अभी स्किल्ड क्लाउड आर्किटेक्ट इंडस्ट्री में नहीं है। दूसरी वजह ये है कि स्किल्ड आर्किटेक्ट बनने के लिए आपको रिसोर्सेज की बहुत कम है, क्योंकि सारे रिसोर्सेज जो हैं वो इंटरनेशनल अवेलेबल है, मतलब इंग्लिश लैंग्वेज में है, और हम लोग के इंडियन लैंग्वेज के हिसाब से वो फिजिबल नहीं है। और तीसरी वजह ये है कि कई इंजीनियर्स जो आईटी इंडस्ट्री में है वो अभी भी क्लाउड की तरफ शिफ्ट नहीं हो पा रहे, और वो फिर जब वो अपनी कंपनी में प्लेस हो जाते हैं, कंपनी में काम करते हैं, देखते हैं कंपनी में क्लाउड पे काम हो रहा है, तो वहां पे फिर उन्हें स्ट्रगल करना पड़ता है, और फिर वहां पे अलग ही स्टोरी होती है। तो अगर अभी से, इफ यू आर इन ग्रेजुएशन ईयर, अगर अभी से आप क्लाउड पे शिफ्ट होते हो तो ये बाद में बहुत बड़ा बेनिफिट देगा, ठीक है। थर्ड बेनिफिट क्या होता है क्लाउड, क्यों आपको क्लाउड पे या AWS पे शिफ्ट होना चाहिए? देखो, इतना रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, 791.48 बिलियन बाय 2028, ये मतलब प्रिडिक्ट किया गया है, वो भी USD में। तो अब आप इमेजिन कर सकते हो कि अराउंड 1/5 of the revenue generated by the IT industry will be only from the cloud computing only, ठीक है। तो क्लाउड कंप्यूटिंग को आप अगर आपको नहीं पता तो मतलब ये गलत बात होगी कि कितनी डिमांड है आईटी इंडस्ट्री में, ठीक है। अब सेकंड चीज क्या, मार्केट शेयर ऑफ AWS इज ऑल्सो वेरी हाई। देखो, AWS पढ़ो या Azure पढ़ो या GCP पढ़ो, इट्स अप टू योर, बट AWS का मार्केट शेयर सबसे हाई है। ये 2020 का डाटा है, ठीक है, जिसमें 52% मेंशन है AWS पे। और इस समय जो मेरे पास जो मेरे इनपुट्स आते हैं उसमें अराउंड 69% हो चुका है वो डाटा, बट वो अभी ऑफिशियली लॉन्च नहीं हुआ, मतलब डाटा कहीं पे, इसलिए हम लोग नहीं दिखा पा रहे, ठीक है। अच्छा, अगर आप एक फुल स्टैक डेवलपर हो, मतलब आप वेब डेवलपर हो, अपने आप को फुल स्टैक डेवलपर कहते हो कि मुझे फ्रंट एंड बैक एंड और डेटाबेस की थोड़ी थोड़ी सब कुछ नॉलेज है, तो मैं फुल स्टैक डेवलपर हूँ। तो फुल स्टैक डेवलपर का अब पहले की जो मीनिंग होती थी फुल स्टैक डेवलपर की, वो अलग होती थी। उसमें ये होता था कि आप फ्रंट एंड जानते हो, आप बैक एंड जानते हो, और थोड़ा बहुत डेटाबेस जानते हो, तो आप फुल स्टैक डेवलपर की रेंज में आ जाओगे। बट आज की टुडे जनरेशन में फुल स्टैक डेवलपर की डेफिनेशन चेंज हो चुकी है। आज की डेफिनेशन के हिसाब से फुल स्टैक डेवलपर को क्लाउड का नॉलेज होना चाहिए। क्यों? क्योंकि पूरी इंडस्ट्री, पूरा टेस्टिंग, पूरा डेवलपमेंट, डिप्लॉयमेंट, एवरीथिंग इज डन ऑन अ क्लाउड। अब क्यों क्लाउड पे होता है उसमें भी आऊंगा। और एक और रीजन जो है कि आपको AWS क्यों जाना चाहिए, डजंट रिक्वायर हाई कोडिंग स्किल्स। देखो, ये एक लेमैन रीजन है। ऑल्दो कोडिंग तुम मैंडेटरी कह सकते हो अगर आईटी इंडस्ट्री में तुम्हें रहना है, बट क्लाउड के फेज में इतना रिक्वायर नहीं होता है। So all those persons who are not good in coding, or consider them that they are not good in coding, after doing lots of efforts in the different websites like CodeChef, CodeCourses and HackerRank and everything, you are still not good in coding, then which career path you should choose? क्या खाली बैठ जाए? क्या कोडिंग नहीं आते तो क्या एक्सपेक्ट करना छोड़ दे प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी को? नहीं, आप स्किल चेंज कर सकते हो, आप नॉन कोडिंग स्किल को कर सकते हो, जिससे कि एक क्लाउड हो गया, ठीक है। तो भैया ये तो समझ में आ गया कि हमें AWS पे क्यों जाना चाहिए। अब देखते हैं कि पहले देखो, AWS को डेप्थ में पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए कि क्लाउड का मतलब क्या होता है और कंप्यूटिंग का मतलब क्या होता है। जब ये जान जाओगे तब मैं AWS पे शिफ्ट होऊंगा, क्योंकि अगर मैं ऊपर ऊपर बता दूंगा AWS, तो AWS में 200 सर्विसेज होती हैं, 200 में से एक भी सर्विस समझ में नहीं आएगी अगर क्लाउड कंप्यूटिंग की डेफिनेशन भी नहीं पता होगी।
तो उस चीज को जानने के लिए थोड़ा सा हम लोग वेट करते हैं, पहले कंप्यूटिंग और क्लाउड के बारे में जान लेते हैं। यहां तक अभी तक किसी कोई क्वेश्चन, एनी क्वेरी? चैट सेक्शन में बता सकते हो। Sir, you are requested to please adjust your mic to a bit higher level. Okay, so my voice is not coming. No, sir, there is a problem in audio. Just a second. Let me plug in the. Shubhangi and Vinay sir, can you please confirm that whether my voice is clear or not? On your side, because everyone listen Anugrah. Okay, it's clear. I'm getting input from chat side. So, okay. Now let's jump over what is this computing. देखो, क्लाउड और कंप्यूटिंग दो अलग अलग टर्म्स हैं। पहले कंप्यूटिंग को देखते हैं और फिर क्लाउड को देखते हैं। कंप्यूटिंग क्या होता है कि कंप्यूटिंग इज नथिंग बट अ प्रोसेस ऑफ यूजिंग कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। मतलब एक गिवन टास्क दिया गया तुमको, मतलब एक सपोज करो ये कंप्यूटर है तुम्हारा, ठीक है, और तो इसको तुमने एक टास्क असाइन कर दिया और तुमने कहा कि इंस्ट्रक्शन दिए कि जाओ कंप्यूटर आप एक टास्क करो। अगर कंप्यूटर एबल है वो टास्क करने में तो वो आपकी कंप्यूटिंग कहलाएगा, और अगर वो नहीं है एबल तो फिर वो कंप्यूटिंग नहीं कहलाएगा। तो कोई भी चीज जो आपका गिवन टास्क को कंप्लीट कर दे उसे आप बोलते हो कंप्यूटिंग, और अगर वो ना कर पाए तो उसे आप नहीं बोलोगे कि वो कंप्यूटिंग के फॉर्म में आता है, ठीक है। और आईटी इंडस्ट्री में कंप्यूटिंग बहुत पहले से यूज होती है, मतलब 1987 से 1988 से कंप्यूटिंग आईटी इंडस्ट्री में बेसिकली आई। जब इंटरनेट का काफी ज्यादा इवॉल्व हो गया तब से हम लोग कंप्यूटिंग को यूज कर रहे हैं। बट सब में, हर चीज में एक ड्रॉबैक था जिसके कारण क्लाउड कंप्यूटिंग में इंडस्ट्री को शिफ्ट होना पड़ा। अभी आगे चल के मैं आपको एक ऐसा फैक्ट बताऊंगा कि आप मतलब अमेज हो जाओगे कि इतनी सारी इंडस्ट्रीज क्लाउड को यूज कर रही है इस समय और हमें पता भी नहीं है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि टाइप्स ऑफ कंप्यूटिंग क्या होती है। सबसे पहली कंप्यूटिंग जो टाइप है वो है डेस्कटॉप कंप्यूटिंग, ठीक है। अब हम लोग डेस्कटॉप कंप्यूटिंग को देख लेते हैं। वैसे तो बेसिकली 5 टाइप होती हैं, डेस्कटॉप, क्लाइंट सर्वर, क्लस्टर, ग्रिड एंड क्लाउड। बट अभी हम लोग देखते हैं डेस्कटॉप कंप्यूटिंग को थोड़ा डेप्थ में। So desktop computing devices include workstation, personal computer, network computing device। सिंपल सी भाषा में, अगर एक पर्सन यहाँ पर है और आप जो लैपटॉप यूज कर रहे हो या जो मैं लैपटॉप यूज कर रहा हूँ, और हम जो डे टू डे हम लोग वर्क डे में जो डेस्कटॉप यूज करते हैं, उसके सामने एक पर्सन को बिठाना पड़ता है, ठीक है। ये कंप्यूटर है और उसके सामने एक यूजर को बिठाना पड़ रहा है, तो इसे बोलोगे आप डेस्कटॉप कंप्यूटिंग। और उस यूजर को मैनुअली इंस्ट्रक्शन देने पड़ रहे हैं इस कंप्यूटर पे, तब जाके कोई इंस्ट्रक्शन चल रही है, इसे बोलते हैं डेस्कटॉप कंप्यूटिंग, ठीक है। बट इसमें आईटी इंडस्ट्री में डेस्कटॉप कंप्यूटिंग बहुत पहले से यूज हो रहा है और आज भी होता है। अभी आप अगर लैपटॉप से सेशन अटेंड कर रहे हो तो आप भी एक डेस्कटॉप कंप्यूटिंग कर रहे हो। मैं लैपटॉप से अगर मैं ये सेशन दे रहा हूँ तो मैं भी डेस्कटॉप कंप्यूटिंग का यूज कर रहा हूँ। सिमिलरली आईटी इंडस्ट्री में अगर कोई सर्वर पे काम कर रहा है और वो डेस्कटॉप मतलब मैनुअली बैठ के काम कर रहा है, उसमें चेंजेस कर रहा है, तो वो डेस्कटॉप कंप्यूटिंग कहलाएगी, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। बट इसका भी एक ड्रॉबैक है। क्या ड्रॉबैक है कि इस डेस्कटॉप पे जो आप यहाँ देख रहे हो, डेल का बेचारा सा डेस्कटॉप रखा हुआ है जिसके सामने एक महाशय बैठे हुए हैं। इस महाशय को हमेशा यहाँ पे प्रेजेंट होना पड़ेगा कोई भी चेंजेस करने के लिए। आप इस डेस्कटॉप पर रिमोट एक्सेस नहीं ले सकते। रिमोट एक्सेस मतलब कि आप यहाँ अगर सिंगापुर में बैठे हो, सिंगापुर से आप चाहते हो कि इंडिया का एक डेस्कटॉप है उसको एक्सेस कर लो, तो आप डेस्कटॉप कंप्यूटिंग में नहीं कर सकते, ठीक है। आपको अगर कोई इंस्ट्रक्शन रन करना है तो आप उसको मैनुअली सामने बैठ के करना पड़ेगा। अब आप बहुत से लोग कहेंगे सर इंटरनेट तो है ही, इंटरनेट से हम लोग कर नहीं सकते, बहुत से टूल्स होते हैं। तो ये मैं डेस्कटॉप कंप्यूटिंग जब इंटरनेट नहीं था इतना ज्यादा तब की बात बता रहा हूँ। हाँ, आज आप ऑल्दो कर सकते हो, बट पहले जमाने में आईटी इंडस्ट्री में डेस्कटॉप कंप्यूटिंग के थ्रू नहीं कर सकते थे, ठीक है। तो इसका ड्रॉबैक निकल के आया कि आप रिमोट एक्सेस नहीं ले सकते डेस्कटॉप का, आपको वहां सामने प्रेजेंट होना पड़ेगा। ओके, टू रिकवर दिस ड्रॉबैक हमने नया मॉडल जनरेट किया
उसको नाम क्या दिया, क्लाइंट सर्वर कंप्यूटिंग। ठीक है, डेस्कटॉप कंप्यूटिंग में किसी को कोई डाउट? ओके 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 हर्षित, ओके वर्तिका, ओके, ऑल राइट ऑल राइट। सेकेंड चीज देखते हैं हम लोग कि डेस्कटॉप कंप्यूटिंग का एक ड्रॉबैक था यार, इसको रिमोट एक्सेस नहीं कर सकते थे। तो रिमोट एक्सेस नहीं कर सकते थे तो अब एक आपको अगर 100 डेस्कटॉप है तो 100 इंजीनियर हायर करने पड़ेंगे। एक मतलब एक इंडस्ट्री के प्रोस्पेक्ट से सोचो कि अगर हमें 100 डेस्कटॉप रखे हैं तो 100 इंजीनियर हायर करने पड़ेंगे और सबको एक कुर्सी देनी पड़ेगी और सबको बोलाएगा कि ठीक है आप बैठो, कोई दिक्कत होगी तो आप सामने सामने मैनुअली चेंजेस करना। और रिमोट एक्सेस तो है नहीं क्योंकि, ठीक है, तो उसको अब चेंज करने के लिए क्या लाया, अपडेटेड मॉडल, क्लाइंट सर्वर कंप्यूटिंग। ठीक है, अब क्लाइंट सर्वर कंप्यूटिंग अगर आप आईटी इंडस्ट्री के हो या बीसीए बीटेक के स्टूडेंट हो या किसी भी फील्ड के जो थोड़ा बहुत आईटी से रिलेटेड है तो आपको पता होगा क्लाइंट सर्वर कंप्यूटिंग क्या होता है, फिर भी मैं ब्रीफ कर दे रहा हूँ। देखो, इन अ क्लाइंट सर्वर कंप्यूटिंग द क्लाइंट्स रिक्वेस्ट अ रिसोर्स एंड द सर्वर प्रोवाइड द रिसोर्स। बहुत ही लेमैन लैंग्वेज मैंने लिखा है कि एक क्लाइंट होता है, ठीक है, ये क्लाइंट है, ये एक सर्वर से कहेगा कि भैया एक रिक्वेस्ट भेजेगा, जैसे कि यहाँ एरो बना हुआ है, रिक्वेस्ट भेजेगा और सर्वर कहेगा ठीक है ये लो रिस्पॉन्स। ठीक है, ठीक है, ये होता है तुम्हारा क्लाइंट सर्वर कंप्यूटिंग। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि अगर आपको मान लो कि सर्वर की चीजें यूज करनी है तो आप इंटरनेट के थ्रू एक्सेस कर सकते हो सर्वर को। गेटिंग माय पॉइंट, कि आप सर्वर को रिमोटली भी एक्सेस कर सकते हो, किसके थ्रू, इंटरनेट के मीडियम के थ्रू। यानी कि जब डेस्कटॉप कंप्यूटिंग का जमाना चला गया, जब इंटरनेट थोड़ा इवॉल्व हुआ तो आप क्लाइंट के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू क्लाइंट्स होके आप सर्वर को एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, बट अगर मान लो कि सर्वर में आपको, इसका भी एक ड्रॉबैक था ये कि अगर सर्वर में आपको कोई चेंजेस करने हैं, ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ता था, आपको क्लाइंट से डाउन टाइम रिक्वेस्ट करनी पड़ती थी। डाउन टाइम रिक्वेस्ट मतलब कि अगर मान लो कि आपका सर्वर को अपडेट करना है तो दोपहर आपने बोला क्लाइंट से कि दोपहर 2 बजे से लेके शाम 4 बजे तक हम डाउन टाइम रिक्वेस्ट कर रहे हैं। इसीलिए आज से 10 साल पहले आप सुनते हो कि एसबीआई का सर्वर डाउन है, पीएनबी का सर्वर डाउन है, ठीक है, लेकिन आज के जमाने में सर्वर डाउन वाली चीजें बहुत कम हो गई हैं। क्यों, जो जो अभी फिजिकल कंप्यूटिंग में चल रहे हैं वही केवल सर्वर डाउन होते हैं। अब जो मैक्सिमम जो बैंक्स वगैरह हैं वो सब क्लाउड पे चलती है। ठीक है, तो पहले क्या होता था कि पहले अगर एसबीआई के डेटाबेस पे कोई चेंजेस करने हैं तो वो क्लाइंट से बोलता था, अपने जितने ब्रांचेस हैं उनको बता देता था कि यार आज 12 बजे से 4 बजे तक एसबीआई के सर्वर डाउन रहेंगे, तो जितनी भी चीजें हैं उसमें काम नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो आप अपने कस्टमर्स को वापस भेज दो। ये आज से 10 साल पहले, 5 साल पहले सुनते होगे, बट अब सुनना रेयर हो गया है। क्यों, क्योंकि उन्होंने अपना मॉडल अपग्रेड कर लिया है। तो बट इसका ड्रॉबैक ये था तो फिर कि आपको डाउन टाइम रिक्वेस्ट करनी पड़ती थी आप अगर कोई भी सर्वर में चेंजेस करने हैं। ठीक है, तो क्लाइंट सर्वर मॉडल समझ में आया? इज दिस मेकिंग सेंस? कोई क्वेश्चन अभी तक क्लाइंट सर्वर मॉडल या फिर डेस्कटॉप कंप्यूटिंग से? ओके 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 ओके, गेटिंग निर्मल पांडे, अतुल चैतन्य श्रेष्ठा, ओके, ऑल राइट ऑल राइट। सो आगे बढ़ते हैं। तो फिर क्लाइंट सर्वर कंप्यूटिंग कर्व जब नलिफाई, मतलब उसकी जो ड्रॉबैक को नलिफाई करने का सोचा गया तो एक नया मॉडल इवॉल्व हुआ जो क्लाइंट सर्वर के जो मॉडल था उसको, उसकी जो दिक्कतें थी उसको मतलब नलिफाई करता था। तो क्लाइंट सर्वर की दिक्कत क्या थी कि आपको कोई चेंजेस करने हैं सर्वर में तो आपको डाउन टाइम रिक्वेस्ट करना पड़ता था क्लाइंट से। ठीक है, तो फिर नया मॉडल लाया गया जिसका नाम था क्लस्टर कंप्यूटिंग। और ये ऐसा मॉडल है जो मतलब अगर आप कोई आईटी इंडस्ट्री की केस स्टडी करोगे, मान लो कि आप टीसीएस की केस स्टडी करते हो, ठीक है, तो आपको पता चलेगा कि क्लस्टर कंप्यूटिंग अभी भी यूज होता है। जो कंपनीज अभी शिफ्ट नहीं हो पाए क्लाउड पे या फिर ग्रिड कंप्यूटिंग पे, वो क्लस्टर कंप्यूटिंग अभी भी यूज करती है। ऑल्दो ये पुराना मेथड है बट क्लस्टर कंप्यूटिंग एक बेस मेथड है जहां से सबकी थिंकिंग स्टार्ट होती है। किसी को डेस्कटॉप कंप्यूटिंग और क्लाउड सर्वर कंप्यूटिंग के बारे में नहीं पता होता है क्योंकि वो भी एक टाइम पे यूज होती थी। ठीक है, तो क्लस्टर कंप्यूटिंग क्या होता है? क्लस्टर कंप्यूटिंग कुछ नहीं होता कि आप जो क्लाइंट होते हैं, सपोज कर लो ये क्लाइंट होता है और ये आपका सर्वर्स होते हैं। ठीक है,
अब आप क्या करते हो, इन दोनों के बीच में एक लेयर लगा देते हो, ठीक है। यहाँ पे जैसे कि स्विच लगा हुआ है और डायरेक्टर लगा हुआ है, ठीक। तो आप उनके बीच में, क्लाइंट और सर्वर के बीच में एक लेयर लगा देते हो, कौन सी, जिसमें से एक लेयर का नाम है, बहुत सी मल्टीपल लेयर्स होती हैं, उनमें से एक लेयर का नाम है लोड बैलेंसर, ठीक। पहले आपने काम क्या किया, एक क्लाइंट लिया और सर्वर थे, और उन दोनों के बीच में एक लेयर लगा दी, उसको नाम दे दिया लोड बैलेंसर, ठीक है। फिर आपने क्या करा, आपने सर्वर की क्वांटिटी बढ़ा दी, ठीक है। अब मतलब क्या हुआ, पहले मतलब ये होता था कि मैंने बिजनेस स्टार्ट किया तो मेरे सर्वर पे 1000 रिक्वेस्ट आती थी हर दिन। अब मैंने बिजनेस थोड़ा एक्सपैंड किया तो मेरे पास एक घंटे में 1 लाख रिक्वेस्ट आती है, तो मेरा सर्वर तो बैठ जाएगा क्योंकि उसकी फिक्स कैपेसिटी है। तो मैंने क्या किया, मैंने सर्वर की कैपेसिटी बढ़ा दी। मैंने एक सर्वर नहीं लगाऊंगा यार, 2 सर्वर लगा देता हूँ, और उसके ऊपर ये 2 सर्वर लगा दिए, उसके ऊपर मैंने लगा दिया लोड बैलेंसर की एक लेयर, ठीक है। और अब मान लो कि मुझे सर्वर में कोई चेंजेस करने हैं। लोड बैलेंसर काम क्या होता है, देखो, लोड बैलेंसर एक लेयर होती है कि वो जो ट्रैफिक आता है, पहले इसको जान लो, जो भी ट्रैफिक आएगा इंटरनेट से, उसको इक्वली डिवाइड करता है अमंग सर्वर्स, ताकि किसी भी एक सर्वर पे पूरा लोड ना आए। अगर मान लो 50,000 रिक्वेस्ट आती हैं आपके पास 1 सेकंड में, तो फिर लोड बैलेंसर का काम है कि 25,000 रिक्वेस्ट सेंड कर दे सर्वर 1 पे और 25,000 रिक्वेस्ट सेंड कर दे सर्वर 2 पे, जैसे कि यहाँ पे सर्वर 1 और सर्वर 2 है, ठीक है। बट यहाँ पे दिक्कत कैसे रिजॉल्व हुई कि जो क्लाइंट सर्वर में दिक्कत थी कि आपको अगर कोई चेंजेस करने थे तो आप डाउन टाइम मांगते थे, तो ये दिक्कत कैसे रिजॉल्व हुई। तो अगर मान लो कि मेरे को कोई चेंज करना है, कोई अपग्रेडेशन करना है, मान लो सर्वर में मुझे फायरवॉल अपग्रेड करनी है, ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ता था, आप लोड बैलेंसर से कहते थे कि यार जो ये कनेक्शन है, मान लो लोड बैलेंसर कनेक्शन है, आप ये कनेक्शन थोड़ी देर के लिए काट देते थे, ठीक है, थोड़ी देर के लिए काटा, और तब तक लोड बैलेंसर क्या करता था, सारा जो ट्रैफिक है वो सर्वर 2 पे राउट करता था, ठीक है। तो आपने डाउन टाइम तो नहीं लिया, ऑल्दो आपकी जो नंबर ऑफ सर्विसेज जो होंगी उनको रिस्पॉन्स थोड़ा डिले होगा, बट आपको डाउन टाइम नहीं मिलेगा, ठीक है। तो अब आपने क्या करा, आपने इसका कनेक्शन काट दिया और सर्वर 1 पे जो चेंजेस करने थे आपने फटाफट यहाँ पे अपग्रेडेशन कर दिया और फिर कनेक्शन जोड़ दिया, लो। और फिर आपने क्या करा, सर्वर 2 कनेक्शन काटा और सर्वर 2 पे जो चेंजेस करने थे और वो चेंजेस कर दिए और फिर कनेक्शन जोड़ दिया। तो क्या हुआ, अब ये जनरली करते थे कब, ये लोग रात में करते थे। मान लो एसबीआई के सर्वर में कोई चेंजेस करते हैं तो वो क्या करते थे, रात में सिस्टम इंजीनियर को बुलाते थे, कहते थे यार आओ, क्योंकि इस समय रिक्वेस्ट कम आती हैं, ऑल्दो 6 बजे के बाद एसबीआई के सर्वर अभी भी बंद हो जाते हैं, लेकिन चेंजेस ये लोग रात में प्रेफर करते थे, क्योंकि रात में तो बहुत ही कम रिक्वेस्ट आती, जो ऑफिशियल रिक्वेस्ट होती थी वो भी नहीं आती थी। तो लोग रात में सर्वर का कनेक्शन काटते थे, चेंजेस करते थे और फिर लगा देते थे रात में, ठीक है। बट क्लस्टर कंप्यूटिंग में भी एक ड्रॉबैक था। वो ड्रॉबैक ये था कि मान लो कि आपने ये पूरा सेटअप बनाया, ठीक है, और बाबू बनारसी दास के पीएमसी चौराहे पे लगा दिया, ठीक है। अब पीएमसी पे लगा दिया आपने ये पूरा सेटअप, एक बिल्डिंग खड़ी करवाई, बोला अलका दास मैम से कि अलका दास मैम एक बिल्डिंग लगा दीजिए, उस पे जरा हमको एक सेटअप क्रिएट करना है एसबीआई का पूरा, ठीक है। अलका दास मैम ने कहा कि ठीक है, हम जुगाड़ करते हैं, प्रबंध करते हैं कुछ इसका। उन्होंने क्या करा, उन्होंने बिल्डिंग बनवा दी और वहां पे आपने सारे हार्डवेयर कॉन्फ़िगर कर दिए, और कल को मान लो यहाँ पे आतंकवादी हमला हो गया, ठीक है, और सीधे बॉम्ब गिरा किस पे, पीएमसी चौराहे पे, तब क्या होगा, सारे सर्वर ध्वस्त, सारे जो राउटर्स थे, स्विच थे, लोड बैलेंसर सब खत्म, ठीक है। तो डिजास्टरस रिकवरी क्लस्टर कंप्यूटिंग में नहीं मिलती थी, आपको डिजास्टरस रिकवरी नहीं मिलती थी। और ये जब आप टॉप एमएनसी हो, अगर आप माइक्रोसॉफ्ट हो, अगर आप गूगल हो, अगर आप इन्फोसिस हो, इन्फोसिस भी अब एमएनसी बन गई जिसको नहीं पता, ठीक है, और अगर आप आईबीएम हो, तो आपको डिजास्टर्स रिकवरी रिक्वायर्ड है, क्योंकि आप यूजर से ये नहीं बोल सकते यार बम गिर गया से यार दे नहीं पाएंगे तुमको रिस्पॉन्स, ये नहीं बोल सकते आप यूजर से, ठीक है, आपको वहां डिजास्टर्स रिकवरी देनी पड़ेगी। तो क्लस्टर कंप्यूटिंग में डिजास्टर्स रिकवरी नहीं मिलती थी, ठीक है। तो ये ड्रॉबैक कैसे डील करा इन लोगों ने, इस ड्रॉबैक को डील किया। अच्छा, क्लस्टर कंप्यूटिंग में कोई डाउट, एनी डाउट इन क्लस्टर कंप्यूटिंग? ओके, शिवांगी, विशाल, तो कोई डाउट तो लगता है आज की ऑडियंस बहुत ज्यादा स्मार्ट है, कोई डाउट ही नहीं हो रहा है। कोई डाउट हो तो अनम्यूट करके पूछ भी सकते हो या फिर चैट सेक्शन में भी पूछ सकते हो, ठीक है। मैं पूरा
ब्रीफ में नहीं, मतलब पूरा डेप्थ में ले जाऊंगा कि कहाँ से क्लाउड कंप्यूटिंग का जन्म हुआ, तब आप AWS को अच्छे तरीके से समझ पाओगे। ओके चारू पांडे, ओके ओके, ऑलराइट ऑलराइट। तो अब हम बढ़ते हैं ग्रिड कंप्यूटिंग की तरफ। एक्सप्लेन अच्छा किया है सर, नो डाउट। अरे शमशुर रहमान जी, थैंक यू सर। डिजास्टर्स फिर से समझा दीजिए। अदिति, देखो डिजास्टर्स रिकवरी का मतलब ये है कि मान लो कि आपने सेटअप, देखो जनरली सेटअप, मैं टेक्निकल लैंग्वेज बताता हूँ, कि अगर जनरली सेटअप करना होगा तुमको तो तुम बैंगलोर में जाओगे, वहां पर एक एक बिल्डिंग खरीदोगे, ठीक है, वहां पर हार्डवेयर लगाओगे, ये हार्डवेयर लगा दी तुमने, ठीक है। डिजास्टर रिकवरी का मतलब ये नहीं होता कि बम गिर जाए, ये तो मैंने एग्जांपल दिया। मान लो कि बैंगलोर में सुनामी आ गई, सुनामी आना बहुत कॉमन चीज है, ठीक है, या फिर बाढ़ आ गई, तो क्या हुआ, यहाँ पे इंटरनेट कनेक्शन टूट गया, ठीक है, और बाढ़ इतनी भयानक थी कि बिल्डिंग्स के कई पार्ट्स क्षतिग्रस्त हो गए उसमें, ठीक है। कई बार सुनते हो कि साउथ में बाढ़ वगैरह आ जाती है आमतौर पर। तब क्या होता है कि वहां पे जब सर्विसेज देना बंद कर देता है, तो ये डिजास्टर रिकवरी, मतलब तुम वहां पे अगर सपोज करो एक ही सर्वर है तुम्हारा, तो तुम कैसे अपने सर्वर, अपने जो यूजर्स है उनको रिस्पॉन्स कैसे दोगे? गेटिंग माई पॉइंट? अगर डिजास्टर रिकवरी नहीं होगी तुम्हारे पास, मतलब तुम अगर कोई भी डिजास्टर आ जाती है, नेचुरल डिजास्टर, तो तुम अपने यूजर्स को रिस्पॉन्स ही नहीं दोगे। और अगर मान लो कि तुम्हारी जो कंपनी है जहां से तुम रिक्वेस्ट कर रहे हो वो सपोज करो जापानीज कंपनी है, ठीक है, तो मान लो तोशिबा है, ठीक है, और तोशिबा की तुम वेबसाइट पे गया और वेबसाइट पे तुमने देखा कि यार वेबसाइट चल ही नहीं रही होगी, क्यों? क्योंकि उनका वहां पे बाढ़ आ गई है, तो वो वेबसाइट पे रिस्पॉन्स देना बंद कर दिया उन्होंने। तो समझ में आ रहा है ये चीज, डिजास्टर रिकवरी क्यों इंपॉर्टेंट है? अदिति, एम आई क्लियर? ओके 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 ओके, ऑलराइट। सो लेट्स जंप ओवर टू द ग्रिड कंप्यूटिंग, ठीक है। तो डिजास्टर रिकवरी को, मतलब जो ये ड्रॉबैक था उसको सही करने के लिए हमने क्या किया, यूज किया ग्रिड कंप्यूटिंग। और ग्रिड कंप्यूटिंग अभी भी 50% या 60% ऑफ द इंडस्ट्री, जितना मुझे नॉलेज है, वो यूज करती है, ठीक है। मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि 100% इंडस्ट्री क्लाउड पे शिफ्ट हो चुकी है, लेकिन हाँ, क्लाउड पे शिफ्ट होने की जो रेट ऑफ ग्रोथ है वो बहुत हाई है, और वो ग्रिड कंप्यूटिंग से लेके क्लाउड पे शिफ्ट होती है। मतलब पहला स्टेज जो होता है वो ग्रिड कंप्यूटिंग होता है, उसके बाद वो क्लाउड पे शिफ्ट होती है, ठीक है। तो ग्रिड कंप्यूटिंग है क्या भाई, ये बताओ पहले। ग्रिड कंप्यूटिंग कुछ नहीं है कि आप जो क्लस्टर सेटअप करते हो उनको डिफरेंट जियो लोकेशन पे कर देते हो। यानी कि आपने कुछ रिसोर्सेज लंदन में लगा दिए, कुछ रिसोर्सेज लगा दिए आपने सिंगापुर में, कुछ रिसोर्सेज लगा दिए आपने इंडिया में, कुछ रिसोर्सेज लगा दिए आपने जापान में, ठीक। और उनको आपने क्या करा, उनको नेटवर्क से क्रिएट कर दिया। अब मान लो कि लंदन में कुछ हो जाता है, ठीक है, मान लो कि लंदन पे ब्लैकआउट हो जाता है। ब्लैकआउट मतलब समझते हो कि जब पूरे सर बाय चेंज वन ट्राई टू टैप विद टू अटैक व्हेन द सर्वर गेट्स कोलैप्स, तो इज देयर एनी वे टू प्रोटेक्ट इट? या देयर आर हो मनी, देखो प्रोटेक्ट करने के बहुत से तरीके हैं। साइबर सिक्योरिटी पूरी है, तुम्हारे पास फायरवॉल इंटीग्रेट कर सकते हो, और तुम्हारे पास अब तो सर्वर को प्रोटेक्ट करने के बहुत से तरीके हैं, ठीक है। इतनी ज्यादा सिक्योरिटी होती है कि आप जब जहाँ पे सर्वर सेटअप होता है वहां पे आप नॉर्मल चल भी नहीं सकते, आपको एक वैक्यूम ट्यूब में पहले जाना पड़ता है, वहां से आपके पैरों से और शरीर से सारी धूल निकाली जाती है, तब आप उस सर्वर पे जा सकते हो, उस रूम में जा सकते हो। तो प्रोटेक्शन के तो बहुत से तरीके हैं, बट मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ कि क्या ड्रॉबैक था। गेटिंग माय पॉइंट ओम हरी? ओम, एम आई क्लियर? ओके 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 ओके। हाँ, तो हम लोग कहाँ पे थे, ग्रिड कंप्यूटिंग पे। तो हमने क्या करा, हमने 4 क्लस्टर बनाए, जो प्रीवियस हमने पढ़ा था क्लस्टर, उनको डिफरेंट जियो लोकेशंस पे रख दिया, एक लंदन पे, एक सिंगापुर में, एक इंडिया में और एक जापान में। और फिर इन चारों को कनेक्ट कर दिया, किससे? नेटवर्क से, ठीक है। नेटवर्क नहीं पता तो पता होना चाहिए आप लोग को, आईटी इंडस्ट्री में काम करने वाले हो। तो अब मान लो कि लंदन में दिक्कत हो गई। लंदन में क्या दिक्कत हो गई कि ये यहाँ पर ब्लैकआउट हो गया, यहाँ पे लाइट चली गई, और लाइट चली जाने के कारण 1 हफ्ते तक कोई भी रिस्पॉन्सेज नहीं हुए। तो कोई दिक्कत नहीं, हमारे पास 3 जियो लोकेशन और है, सिंगापुर, इंडिया और जापान, वो लोग संभाल लेंगे, ठीक है। तो आज की आईटी इंडस्ट्री जो होती है, जो टॉप लेवल पे काम करती है, वो ग्रिड कंप्यूटिंग और क्लस्टर कंप्यूटिंग दोनों के मिक्सचर पे काम करती है, ठीक है। अभी भी बहुत सी कंपनी ऐसी हैं जो इंडिया, मतलब जो लोकल बेस्ड होती हैं, वो क्लस्टर कंप्यूटिंग पे काम करती हैं। बट क्लस्टर कंप्यूटिंग में वो मान के चलती है कि डिजास्टर नहीं आएगा, बट
अगर ब्रॉडर एस्पेक्ट में बात करोगे तो डिजास्टर आने के 100% चांसेस है, क्योंकि जब आप कोई सर्विस रिक्वेस्ट करते हो तो आपका एज अ यूजर आपका मतलब मोटिव होता है कि हमें 100% रिस्पॉन्स मिले, और एज अ कंपनी मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि मैं अपने यूजर को निराश ना करूं। तो अगर मुझे डिजास्टर रिकवरी को भी पॉइंट पे ध्यान में रखना होता है हमेशा, ठीक है। तो उसको जो नलीफाई किया, उस जो ड्रॉबैक था उसको नलीफाई किया किसने? ग्रिड कंप्यूटिंग ने, ठीक है। बट इसका भी एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक था एट द एंड, पैसा। इस सेटअप को लगाने में इतना ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट होता था कि मतलब अगर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है, अगर कोई स्टार्टअप है, ठीक है, तो उसे सेटअप करने में मतलब समझ लो कम से कम ऑन एन एवरेज 50 से 60 लाख रुपए लग जाएगा सिर्फ इंडिया में सेटअप करने में, ठीक है। अगर वो सिंगापुर और जापान और लंदन में सेटअप करेगा तो वहां की जो टैक्सेस हैं उनको उसको बियर करना पड़ेगा, फिर वहां पे सब सेटअप कर पाएगा। तो सेटअप कॉस्ट बहुत हाई होता है, तो हर इंडस्ट्री इसको ऑप्ट नहीं कर पाती। जो टॉप की है जैसे गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजन, फेसबुक, ये सब तो कर सकती है क्योंकि भाई इनके पास इतना रेवेन्यू है। बट छोटी इंडस्ट्री क्या करें भाई? छोटी इंडस्ट्री को तो इतना कैपिटल है ही नहीं उनके पास, वो कैसे इतना बड़ा सेटअप क्रिएट करेंगे? तो ये एक ड्रॉबैक होता है। ये चारों कंप्यूटिंग मेथड्स क्लियर हुए कि नहीं, पहले ये बताओ, तब क्लाउड पे बढ़े। और कोई डाउट है तो बताओ। ऑल दीज मेथड्स आर क्लियर और नॉट? क्रिस्टल क्लियर? अरे ऋषभ जी बिल्कुल क्लियर। हर्षित राज, शिवांगी सर, ग्रिड नहीं आया। देखो ग्रिड क्या होता है, क्लस्टर कंप्यूटिंग आया, शिवांगी आया, क्लस्टर कंप्यूटिंग आया। तो क्लस्टर कंप्यूटिंग में क्या होता था कि हम लोग डिफरेंट सर्वर लगाते थे और उनके बीच में एक लेयर लगा देते थे, ठीक है। और लेयर से क्या होता था कि लोड बैलेंस हो जाता था। लेकिन क्लस्टर में दिक्कत ये थी कि मान लो क्लस्टर एक जगह सेटअप है और वहां पे कोई दिक्कत आ गई तो रिस्पॉन्स देना बंद हो जाएगा। तो इसी को आप अगर ऐसे समझो कि मान लो ये दुनिया है, ठीक है, ये दुनिया है और डिफरेंट जियो लोकेशन से आपने सर्वर लगा रखे हैं, ठीक है। अगर आप इसको बहुत ऊपर से देखोगे, मतलब स्पेस से देखोगे, तो वो ग्रिड की फॉर्म दिखेगी आपको, कि ऐसे ऐसे ग्रिड की फॉर्म में दिखते हैं, इसलिए इसका नाम ग्रिड रखा गया। यानी कि सेम क्लस्टर को आप डिफरेंट जियो लोकेशन पे लगा देते हो, ताकि अगर एक क्लस्टर खराब हो जाए तो जो नियर बाय क्लस्टर है वो रिस्पॉन्स देता रहे, दूसरा खराब हो जाए तो उसके बाद जो तीसरा क्लस्टर है वो भी रिस्पॉन्स देता रहे। हाँ सिमरन, इज दिस क्लियर? सिमरन, शिवांगी, ओके, ऑल राइट। तो चारों कंप्यूटिंग मेथड समझ में आ गए, ठीक है। सब में कुछ ना कुछ ड्रॉबैक था, ये भी समझ में आ रहा है। फिर वहां से जन्म हुआ इसका, इन सब ड्रॉबैक्स को हटाने का जो जिम्मेदारी उठाई वो किसने उठाई? क्लाउड ने। क्लाउड ने कहा कि यार सबर करो, हम बैठे हुए हैं, हम तुम्हारे सारे डाउट्स क्लियर करके तुम्हारे जितने भी ड्रॉबैक्स हैं उनको खत्म करके एक नया मेथड लाते हैं, जिसका नाम दिया क्लाउड कंप्यूटिंग। डेफिनेटली। देखो अगर तुम्हारे पास सपोज कर लो कि यहाँ पे लंदन वाला जो सर्वर है वो बंद हो जाता है, ठीक है, किसी कारणवश नहीं रिस्पॉन्स देता है, तो आपको इंडिया से रिक्वेस्ट या जो नियर बाय सर्वर है उससे रिक्वेस्ट लेनी पड़ेगी, रिस्पॉन्स लेना पड़ेगा। तो ऑब्वियसली लेटेंसी तो हाई हो जाएगी, बट एटलीस्ट मिलेगा तो रिस्पॉन्स। ये तो नहीं कि रिस्पॉन्स मिलना ही बंद हो जाए, है ना। आपको क्या पता, मतलब पहले आप 1 सेकंड में रिस्पॉन्स मिलता था, क्या पता अब आपको 4 सेकंड लगे, बट ऑल्दो एट दी एंड रिस्पॉन्स तो मिल रहा है एटलीस्ट। ये तो नहीं है कि यार आप वेबसाइट पे क्या बोला इट इज टेम्परेरी मेंटेनेंस, ऐसा तो नहीं बोलेगा ना। गेटिंग माय पॉइंट? सर ग्रिड कंप्यूटिंग को ही क्यों ना 2 जगह सेटअप कर दे? अरे एट दी एंड तुम ग्रिड कंप्यूटिंग को अगर मान लो, यशवंत अच्छा सवाल है। देखो अगर तुम ये मान लो ये ग्रिड है, ठीक है, और एक और ग्रिड तुमने सेटअप कर दिया, ठीक है, रहेगी तो धरती पे ही ना। तुम इस ग्रिड को बोलो या इस ग्रिड को बोलो, भाई ऑब्वियसली जो डिजास्टर है वो कहीं भी आ सकता है। अगर मान लो कि ये ग्रिड तुम्हारा फेल हो गया पूरा, ठीक है, पूरा ग्रिड फेल हो गया, तो तुम्हारा दूसरा ग्रिड काम कर रहा है। उस दूसरे ग्रिड को बनाने के अच्छा क्या करो, तुम इस ग्रिड के जितने भी मॉड्यूल्स हैं, मान लो तुमने यहाँ पे सिंगापुर, इंडिया, लंदन और इंग्लैंड यूज किया, तो तुमने यहाँ ऑस्ट्रेलिया चूज कर लिया, श्रीलंका चूज कर लिया, पाकिस्तान चूज कर लिया, अफगानिस्तान चूज कर लिया, तो ये भी तो पार्ट ऑफ ग्रिड ही हो गया ना।
अगर ये चारों बंद हो गए तो तुम्हारे बाकी तो सेट काम करेंगे। गेटिंग माय पॉइंट यशवंत? ओके ओके, कॉस्टिंग ज्यादा हो जाएगी यशवंत। हाँ ऑफ कोर्स, कॉस्टिंग बहुत ज्यादा हो जाएगी। आपको सोचना पड़ेगा ना कि ये आपके पास इतना रेवेन्यू नहीं है कि आप 10-10, 20-20 लाख लाख के अलग अलग कंट्रीज में सेटअप कर सको। इतना रेवेन्यू नहीं है, आप छोटे स्केल पे काम कर रहे होगे। आप हर इंसान, हर कंपनी वाला गूगल नहीं होता, सिंपल बात। ठीक है, वो जीरो से स्टार्ट करता है हमेशा। ठीक है, तो क्लाउड कंप्यूटिंग ने कहा कि ठीक है, आप टेंशन ना लो, हम ये जितने भी ड्रॉबैक्स है चारों मॉडल्स में वो क्लियर कर देंगे। ठीक है, तो क्लाउड कंप्यूटिंग ने कहा कि आप ऐसा करो कि हमारे जो रिसोर्सेस हैं, देखो पहले मैं क्लाउड कंप्यूटिंग डेफिनेशन बताता हूँ, फिर आपको तो डेप्थ में बताऊंगा कि क्लाउड कंप्यूटिंग का जन्म कहाँ से हुआ, यूज कैसे क्या होता है इसका। देखो, क्लाउड कंप्यूटिंग इज ऑन डिमांड अवेलेबिलिटी ऑफ कंप्यूटर सिस्टम रिसोर्सेज, especially data storage and computing power without direct active management by the user। ठीक है, ये तो समझ में आ रहा है, लेकिन इन डेप्थ अगर समझोगे तो ऐसे समझो। अच्छा, बचपन में क्या कॉस्टिंग तो सब होगी, कॉस्टिंग तो सब होगी। हाँ, कॉस्टिंग तो सब में होगी शुभांगी, कॉस्टिंग तो सब में होगी। बट अगर आप कभी कंपेयर करोगे क्लाउड की कॉस्टिंग और ग्रिड की कॉस्टिंग, तो आपको भी मार्जिनल डिफरेंस दिखेगा, बहुत मार्जिनल डिफरेंस। ओके, वो मैं अभी आऊंगा उस पर। पहले एक एग्जांपल लेता हूँ। तो सबसे पहले मुझे ये बताओ कि कौन कौन बचपन में गर्मी की छुट्टी में कहीं पहाड़ों पे घूमने गया है? हैंड रेज कर दो, हैंड रेज कर दो। या पहाड़ों पे नहीं, मान लो कहीं भी घूमने गए हो आप लोग गर्मी की छुट्टी में। ओके, यश और कोई हैंड रेज हो भी रहा है? हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। ओके ओके, नहीं गए? अरे यार यश, कोई बात नहीं, इस बार चले जाना। दीपांशु, विकास, जानवी, सुमित, बीच, अरे बात नहीं, ये गोवा वाले हैं क्या सुमित भैया? ऑलराइट ऑलराइट। तो देखो, अगर आप लोग कभी पहाड़ों पे गए होगे तो जनरली होता क्या है, जैसे कि मुझे जितना मुझे याद है, मैं जब बचपन में गया था तो मेरे फादर को कार ड्राइव करनी आती थी। बट हम लोग कार से नहीं गए थे, हम लोग गए थे नॉर्मल ट्रेन से। हम लोग वहां पे गए और अब हमें पूरा हम लोग नैनीताल गए थे। नैनीताल में हम लोग को पूरा घूमना था। हमने सोचा यार आज का दिन अच्छा है, पूरा सुबह सुबह तैयार होकर कपड़े वपड़े पहन के निकले, मैं, मेरे फादर, मेरे मदर, और हम लोगों ने क्या करा, सोचा यार घूमना है यार पूरा नैनीताल, कैसे घूमा जाए। तो हमारे पास बहुत से ऑप्शन थे कि या तो हम लोग बस की सर्विस यूज करें, है ना। हाँ हाँ, मैं तो माउंटेन पर ही रहता हूँ सर, कृष्णा। ओके ओके कृष्णा, गेटिंग योर पॉइंट। तो टॉपिक पे आते हैं कि हम लोग ने घूमने का प्लान करा और वहां पे हमने चूज किया कि या तो हम लोग बस ले लें, कि वहां पे जो बस चलती हैं वो थोड़ी थोड़ी दूर पे चलती हैं, बस लो, बस पे आराम से बैठो और पैसा दो, टिकट लो और उतर जाओ डेस्टिनेशन पे। या सेकंड ऑप्शन ये था कि हमने क्या करा, हम रेंटल सर्विस के पास गए, कार रेंटल सर्विस के पास, और हमने उससे बोला कि हमको 2 घंटे के लिए या 10 घंटे के लिए एक कार चाहिए। तो रेंटल सर्विस ने हमसे बोला कि ठीक है, आपको कौन सी कार चाहिए? हमने बोला यार फॉर्च्यूनर निकलवा दो, फॉर्च्यूनर। तो उसने कहा ठीक है, फॉर्च्यूनर निकलवा दे रहे हैं। फॉर्च्यूनर निकलवाई हमने और हमने उससे पूछा क्या चार्जेस लगेंगे इस फॉर्च्यूनर के। तो उसने सिंपल से बोला कि जितने घंटे आप, अभी मान लो सुबह 10 बज रहा है, आप अगर रात को 12 बजे लाओगे तो 12 मतलब उतने घंटे के चार्जेस लगेंगे। अब रात को 1 बजे लाओगे तो उतने घंटे के चार्ज लगेंगे, और कल सुबह 10 बजे लाओगे तो 24 घंटे के चार्ज लगेंगे। ठीक है, हमने कहा ठीक है, ये तो अच्छी बात है, हमारी जितनी जल्दी हम लोग घूम लें उस हिसाब से चार्ज दे दें। फिर हमने पूछा कि पेट्रोल का क्या नियम है यहाँ पे। तो उसने बताया बहुत ही आसानी तरीके से कि पेट्रोल आपको खुद देखना पड़ेगा। आपको बीच में पेट्रोल पंप मिले, वहां पे आप आराम से पेट्रोल भरवा लेना और जितना चाहो उतना भरवा लेना, हमें कोई दिक्कत नहीं। बीच में खत्म भी हो जाए तो आपकी जिम्मेदारी है। ठीक है, हमको ये बात समझ में आ गई। हमने कहा ठीक है, हमने उसको थोड़ा सा अपफ्रंट कॉस्ट दिया। हमने कहा कि ठीक है, लो थोड़ा एडवांस रख लो, कल मिलते हैं। हम लोग आराम से घूमे और 12 घंटे बाद हम लोग रात को 10 बजे आए और रात को 10 बजे हमने उसको 12 घंटे के कुछ अमाउंट दे दिया। और पेट्रोल हमने जितना भराया था उससे थोड़ा बहुत पेट्रोल बचा था, हमने वो भी दे दिया। हमने कहा लो ऐश करो। ठीक है, ये चीज समझ में आई।
अब इसको रिलेट करते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग से। बहुत ही मैं लेमैन भाषा में समझा रहा हूँ तुमको, ताकि तुम्हें क्लाउड कंप्यूटिंग के कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। क्लाउड कंप्यूटिंग क्या कहता है कि क्लाउड, अगर तुम्हें मेरे रिसोर्सेज चाहिए, क्लाउड एक सपोज करो रेंटल सर्विस है, ठीक है, एक रेंटल सर्विस वाली दुकान है, गुप्ता जी की दुकान है, रेंटल सर्विस, गुप्ता रेंटल सर्विस। अगर तुमको मेरे रिसोर्सेज चाहिए, गुप्ता जी ने कहा अगर तुमको मेरे रिसोर्सेज चाहिए तो आप आओ हमारे यहाँ, रिक्वेस्ट करो, रिक्वेस्ट करी, और जितना देर हमारे रिसोर्सेज यूज करोगे उतना देर का पैसा हमें पे करो, और उसके अंदर जो, जैसे हमने फॉर्च्यूनर के अंदर पेट्रोल पड़वा रहे थे, हमारे रिसोर्स में जो तुम्हें जो भी करना है तुम करो अपने हिसाब से। तुम्हें अगर तुम्हें कोई गेम खेलना है, तुम्हें कोई हमारे सर्वर पे एप्लीकेशन रन कराना है, हमारे सर्वर पे कोई तुमको डेटाबेस रन कराना है, तुम्हें जो करना है वो करो, बट हमें एट दी एंड जब तुम यूज कर लो तो हमें वापस कर देना, और जितना तुम्हारा बिल बने वो दे देना। गेटिंग माय पॉइंट? तो क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है? एक रेंटल सर्विस है, किसके द्वारा? क्लाउड प्रोवाइडर्स के द्वारा। ओके, तो कंप्यूटिंग मतलब समझ में आया था। कंप्यूटिंग हमने देखा था कि प्रोसेस को रन कराते हैं कोई गिवन टास्क को। अब इसका नाम क्लाउडी क्यों रखा गया? तो इसका बड़ा बहुत इंटरेस्टिंग रीजन ये है कि जिस तरह से आप मतलब पृथ्वी पे कहीं भी रहोगे तो आपको बादल जरूर दिखेगा, ठीक है, उस तरीके से क्लाउड पे अगर आप मान लो पूरे पृथ्वी पे कहीं भी रहोगे तो आपको क्लाउड कंप्यूटिंग की सर्विसेज हर जगह मिल जाएंगी। ये मतलब वन ऑफ द ब्यूटी ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग है कि क्लाउड कंप्यूटिंग की सर्विसेज हर जगह मिल जाती है, हर जगह, क्योंकि अब इंटरनेट एक्सेस पूरे वर्ल्ड में हर जगह हो गया है। सम ऑफ द मतलब जो रीजन है, जैसे कि जो एंटार्क्टिका, वो एक्सेप्शन है, बट अपार्ट फ्रॉम दिस हर जगह क्लाउड कंप्यूटिंग की सर्विसेज मिल जाती है। तो इतना समझ में आया क्लाउड कंप्यूटिंग है। क्लाउड गेमिंग भी वही कॉन्सेप्ट है ना सर? क्लाउड गेमिंग जो है वो क्लाउड कंप्यूटिंग का एक्सटेंडेड मॉडल है, जो क्या करता है कि ऐसे सर्वर्स यूज करता है जो बहुत हाई ग्राफिक्स यूज करते हैं। मॉडल वही है, ठीक है, क्लाउड गेमिंग मॉडल वही है कि आप अपने हार्डवेयर ना यूज करके सामने वाले का मतलब हार्डवेयर यूज करिए और उस पे आप अपना गेम खेल सकते हैं। बट उसमें क्लाउड गेमिंग में अभी इन्वॉल्वेशन चल रहा है, क्योंकि क्लाउड गेमिंग में दिक्कत ये आती है कि आपके पास बहुत हाई अच्छा कनेक्शन होना चाहिए, मतलब क्योंकि आपको थ्रू आउट एक सर्वर से कनेक्ट रहना पड़ता है, उसके लिए नेटवर्क कनेक्टिविटी बहुत हाई होनी चाहिए। जस्ट लाइक पे एज यू गो मॉडल, या यश राठौर, दैट्स अ टेक्निकल टर्म, पे एज यू गो मॉडल, ठीक है। तो ये तो हो गया क्लाउड कंप्यूटिंग का इंट्रोडक्शन, ठीक है। अब थोड़ा सा हम लोग ये देख लेते हैं कि यार क्लाउड कंप्यूटिंग की शुरुआत कहाँ से हुई, और फिर डायरेक्ट जंप करते हैं AWS पे। तो अभी तक क्लाउड कंप्यूटिंग, नो, मेटावर्स इज अनदर थिंग, मेटावर्स इज अनदर थिंग हेमंत। हाँ, 5G से पॉसिबल है, बट 5G से भी एक्चुअली में तुम्हारे पास तुम अगर तुम्हें ध्यान से डेप्थ स्कैन करना है कभी, तो 5G का इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सेप्ट चाइना किसी के पास भी अच्छा नहीं है समय। ये जो रियलिटी है, ठीक है, नॉट इवन यूएस के पास भी इतना अच्छा सेटअप नहीं है कि वो 5G को इतनी स्पीड देता है। नासा वासा के पास है, बट नासा अपना खुद का सेटअप यूज करती है, वो किसी को बताती भी नहीं। व्हाट अबाउट डेटा सिक्योरिटी इन क्लाउड सर? दैट इज अ वेरी गुड क्वेश्चन बाय वैभव, वेरी गुड क्वेश्चन। मैं भी उस पर आऊंगा, ठीक है, क्योंकि ये एक बहुत बहुत मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि क्लाउड क्या डेटा सिक्योर करता है, क्या मतलब क्लाउड पे अगर तुम यूज कर रहे हो कोई चीज तो क्या वो सिक्योर है कि नहीं। मैं उस पर आता हूँ वैभव, ठीक है, थोड़ा सा वेट करना। ओके, तो अब तक हमने पहले हम देख लेते हैं कि क्लाउड कंप्यूटिंग की थोड़ा सा देख लेता हूँ कि शुरुआत कहाँ से हुई। ऐसे समझो कि एक एजेंसी थी NIST, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड एंड टेक्नोलॉजी। उसने क्या करा, उसने कहा कि जितने भी टेक जाइंट्स हैं, मतलब उस टाइम पे 2006 में, ठीक है, मान लो कि ये है, जितने भी टेक जाइंट्स, एक तरफ गूगल बैठा था, एक तरफ उस टाइम पे HP भी टेक जाइंट था, एप्पल था, और क्या कहते हैं माइक्रोसॉफ्ट था, ठीक है। उन्होंने कहा कि इनके पास जो अनयूज रिसोर्सेज हैं, प्राइवेट क्लाउड, नो यश राठौर, प्राइवेट क्लाउड पे मैं आऊंगा। प्राइवेट क्लाउड इज नथिंग बट अ क्लाउड विच डजंट हैव एनी इंटरनेट एक्सेस, ओके। तो मैं बताऊंगा पब्लिक क्लाउड भी इतना सिक्योर होता है कि प्राइवेट क्लाउड की भी जरूरत ही नहीं पड़ती, ठीक है। मैं बताता हूँ इसके बारे में, पहले थोड़ा बेसिक और जान लूं। तो जब NIST थी, NIST ने कहा कि जितने भी आपके पास अनयूज रिसोर्सेज हैं उनको आप रेंट पे दे सकते हो। ये NIST ने बोला। NIST कहती है जो रूल्स एंड रेगुलेशन बनाती है, जितनी भी IT इंडस्ट्री होती है, इनका इसका नाम तुम जान लो, कभी तुमसे कभी पूछ सकते हैं कि NIST का पूरा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड एंड टेक्नोलॉजी, ये यूएस में है इसका पूरा ऑफिस वगैरह, और वहां पे वो पूरा रूल्स एंड रेगुलेशन सेट करते हैं IT इंडस्ट्री के। इन्होंने कहा कि जो टेक जाइंट्स हैं
वो अपने अनयूज्ड रिसोर्सेज दे सकते हैं रेंट पर, ठीक है। तो माइक्रोसॉफ्ट क्या था, माइक्रोसॉफ्ट ने कहा कि यार मैं क्यों अपने रिसोर्स दूं, माइक्रोसॉफ्ट ने बोला यार मैं क्यों रिसोर्स दूं, मेरा मैंने इतनी मुश्किल से सेटअप किया है और फिर अब तुम मेरा रिसोर्स मांग ले रहे हो, मैं थोड़े बहुत पैसों के लिए रिसोर्स थोड़ी दूंगा। तो माइक्रोसॉफ्ट ने ज्यादा कुछ भाव नहीं दिया NIST को। एप्पल ने कहा भाई मुझे तो डेटा सिक्योरिटी पसंद है, मुझे तो अपने मतलब जो मेरी कंपनी है, जो मेरे रिसोर्सेज है, उसको तो मैं अपनी कंपनी के व्यक्ति के अलावा किसी को नहीं देना चाहता, चाहे वो कितना भी प्रिय हो मेरा। एप्पल ने भी इसको ज्यादा भाव नहीं दिया। गूगल ने कहा कि ठीक है यार, ये रिसर्च का टॉपिक है, हम देखते हैं थोड़ा सा, ठीक है, हम एलोकेट कर सकते हैं। उस समय गूगल का बहुत बोलबाला था और गूगल के पास सबसे ज्यादा अनयूज्ड रिसोर्सेज थे, ठीक है। और फिर वहां पे आया Amazon, ठीक है। Amazon उस टाइम तक मालूम, अगर आपको किसी को पता होगा, 2006 में उन्होंने स्टार्ट किया था किंडल से। Amazon जूता चप्पल बेचते थे, ठीक है, लेकिन जेफ बेजोस का दिमाग बहुत बिजनेस था, मतलब वो पूरा बंदा बिजनेस माइंडेड था। उसने कहा कि ठीक है, अगर आप अनयूज्ड रिसोर्सेज को रेंट पे दे रहे हो तो हम क्या करते हैं, हम अनयूज्ड रिसोर्सेज क्रिएट कर देते हैं, ठीक है। उसने क्या करा, फटाफट डेटा सेंटर लगाना चालू कर दिया। सबसे पहला डेटा सेंटर यूएस में उसने लगाया और उसने उसमें रखा, मान लो कि 100 TB की स्टोरेज रखी और 100 GB की रैम रखी, और उसने कहा कि ठीक है, किसी को मेरा, उसने एक बोर्ड लगा दिया सामने, उसने कहा कि अगर किसी को मेरे रिसोर्सेज चाहिए तो आओ, मैं 1 घंटे के हिसाब से पे करता हूँ, है ना, और आप घंटे के हिसाब से मुझे पैसा दो और मेरा रिसोर्सेज यूज करके चले जाओ, ठीक है। तो शुरुआत किसने की, Amazon ने। और Amazon ने जब शुरुआत की, क्योंकि ये बिजनेस माइंडेड था, तब वहां से एक बिजनेस मॉडल का जन्म हुआ जिसका नाम था क्लाउड कंप्यूटिंग, ठीक है। इतना यहाँ पे क्लियर हुआ, स्टोरी समझ में आई? एम आई क्लियर? अभी कोई डाउट हो तो अभी पूछो। यशवंत, ओके, सिमरन, ओके ओके, ऋषभ, विकास, ऋषभ। सर्विसेज का क्या मतलब, बता रहा हूँ। सर्विसेज का मतलब होता है कि रिसोर्सेज, मेरे पास जो रिसोर्सेज है वो तुम्हें यूज करने को मिलेगा, तुम मेरी सर्विसेज यूज कर सकते हो, ठीक है। तुम्हारे पास अगर सपोज करो तुम्हारे पास कोई कार है, ठीक है, और तुम अपने फ्रेंड को देते हो, तो तुम अपनी सर्विसेज अपने फ्रेंड को दे रहे हो। शमशुर रहमान खान, कृष्ण चौधरी, या ओके ओके, इज एनी, हाँ मैं आऊंगा। दीपा दीक्षित, अभी मैं आऊंगा, दीपक दीक्षित, मैं आऊंगा अभी, कि इसका थोड़ा ड्रॉबैक भी होता है। हाँ, पहले लेकिन बात कर लेते हैं आप आज की एजेंडा की। तो मुझे लगता है कि क्लाउड कंप्यूटिंग की बेसिक तो क्लियर हो गया, बट AWS जो सेशन, जो पूरा एजेंडा है वो AWS पर बना है। अब हम लोग पूरा देखते हैं कि AWS कैसे शुरू, तो वो वहां तक क्या था, 2006 तक माइक्रोसॉफ्ट, गूगल और AWS सभी लोग थोड़ा थोड़ा जान गए थे कि अच्छा ये चीज बूम पे आने वाली है, बट किसी ने इसको सीरियसली नहीं लिया एक्सेप्ट AWS, क्योंकि वो बिजनेस माइंडेड बंदा था, उसने स्टार्टिंग से ही डेटा सेंटर सेटअप करना स्टार्ट कर दिए थे। तो 2006 में AWS ऑफिशियली लॉन्च हुआ, और शायद तब सिर्फ AWS वालों को ही पता था कि AWS लॉन्च हुआ है, हमें तक नहीं पता था। 2006 में आपको भी नहीं पता, हमें भी नहीं पता होगा, ठीक है। और 2007 के अंदर 1,80,000 डेवलपर्स को AWS ने हायर कर लिया। आप खुद सोच सकते हो कि can we modify or update the resources also? Yeah, of course you can do. Of course, all those things you can do on a physical server, on a physical thing, you can definitely do in the cloud computing. Okay, all those things, or even better thing. You are provided the predefined template. You are provide the extra security feature that you even don't know. They recommend you that implement these security features, and that in this way that your server will be more secure. Okay, so you can modify the resources also. Now उन्होंने क्या करा, 1,80,000 डेवलपर्स हायर कर लिए AWS ने। अब सोच लो, कोई जूता चप्पल वाली कंपनी जो होगी वो 1,80,000 डेवलपर्स हायर कैसे करेगी? क्यों? क्योंकि 2006 में उसे पता चल गया था कि AWS का बोलबाला होने वाला है और ये बिजनेस बहुत बूम पे जाने वाला है, ठीक है। तो 2010 के फिर उसके बाद ग्रोथ होती गई। 2010 में उन्होंने नई नई सर्विसेज लॉन्च कर दी, और उसके बाद 2011 में उन्होंने एक बहुत फेमस सर्विस EBS लॉन्च की, इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज, ठीक है। उसके बाद 2012 में उन्होंने फर्स्ट कस्टमर इवेंट नोन एज री-इन्वेंट कॉन्फ्रेंस। फिर उन्होंने यहाँ 2012 से कॉन्फ्रेंस किया गया, री-इन्वेंट कॉन्फ्रेंस। अगर कोई AWS का यहाँ पे सर, पेट्रोल वाला पार्ट किससे रिलेट करें? पेट्रोल वाला पार्ट रिलेट करो सर्वर के अंदर कॉन्फ़िगरेशन वाले से। अगर तुम्हें मान लो कि तुमने रिसोर्स तो ले लिया, तुमने गाड़ी तो ले ली, अब गाड़ी के अंदर तुम पानी डालो या पेट्रोल डालो, वो तुम्हारी मर्जी है, ठीक है। अगर पानी डालोगे तो नहीं चलेगी, पेट्रोल डालोगे तो चलेगी।
यानी कि तुमने कंप्यूटर तो ले लिया क्लाउड से, अब तुम क्लाउड के अंदर गेम खेलो या अपना एप्लीकेशन रन करो या डाटाबेस रन करो या कुछ भी रन करो, वो तुम्हारी मर्जी है, या कुछ भी नहीं करो, लेके रख लो और बाद में बेच दो, मतलब वापस कर दो, सॉरी ठीक है, बेच नहीं सकते, वापस कर दो AWS को। तो पेट्रो का कॉन्सेप्ट इससे रिलेट कर सकते हो। इज दिस क्लियर प्रणव? ओके ओके ओके। हाँ, तो हम लोग कहाँ पे थे? हम लोग यहाँ पे थे कि हमने कहा AWS को 2012 में री इन्वेंट कॉन्फ्रेंस लॉन्च किया उसने, और उसके बाद उसने सर्टिफिकेशन वगैरह लॉन्च कर दिए, और 2015 तक AWS break its revenue and reaches a $6 billion per annum. The revenue was growing 90% every year. This is the one of the highest growth in any of the company if you compare, because इसीलिए जेफ बेजोस इतना अमीर आदमी नहीं है, ठीक है, उसके पास बिजनेस माइंडेड था, इसलिए वो इतना अमीर आदमी है, ठीक है। अब हमने बिजनेस स्टडी तो कर ली जेफ बेजोस की, थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्या फॉलो था। देखो ये मैंने एक डायग्राम के फॉर्म में लिखा है यहाँ पे कि 2003 में डॉक्यूमेंटेशन तैयार हुआ, 2004 में पहली सर्विस SQS लॉन्च हुई, बट वो AWS के फॉर्म में लॉन्च नहीं हुई, तो SQS उन्होंने कंपनी के फॉर्म अंदर अंदर लॉन्च कर दी थी। 2006 में ऑफिशियली AWS लॉन्च हुआ, 10 तक, 11 तक और 12 तक गया, फिर 13 में सर्टिफिकेशन लॉन्च हुआ, 14 में इन्होंने नए नए टारगेट्स अचीव किए, फिर उसके बाद 15, 16, 17, 18 और 18 में उन्होंने मशीन लर्निंग की सर्विस चालू कर दी। अगर कोई मशीन लर्निंग एंथुसियास्ट है तो उसे क्लाउड पे मशीन लर्निंग के पूरे फीचर्स मिलते हैं, सारे फीचर जो मतलब फिजिकली करता है वो क्लाउड पे भी कर सकता है, ठीक है। अब एक चीज और जान लो, यूज कौन कौन करता है क्लाउड को। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर क्लाउड कंप्यूटिंग को हर कंपनी क्यों यूज करती है, उसका तुम्हें पता होना चाहिए क्यों यूज करती है। देखो पहले चीज है एडोबी। एडोबी जो है, तुम्हें पता है कि अगर कोई सॉफ्टवेयर यूज कर रहा है तो अपने फोटोशॉप और इलिस्ट्रेटर नाम का, तो उनके पूरे सिस्टम क्लाउड पे चलते हैं। Airbnb, the company started to use AWS a year after launching for its ease and flexibility. जैसे ही AWS लॉन्च हुआ उसके अगले साल ही Airbnb यूज किया। डिज्नी को सबने यूज करा होगा, डिज्नी हॉटस्टार को, ये पूरा जो गेम वगैरह है वो सब डिज्नी के, अब वो सब तुम्हारे, और जो शोज वगैरह होते हैं वो सब क्लाउड पे चलते हैं। एपिक गेम्स जैसे कि फोर्टनाइट वगैरह जो गेम होते हैं वो सब भी क्लाउड पे चलते हैं। मैकडी जहां तुम बर्गर खाते हो वो भी तुम्हारे इसी पे चलते हैं। नासा, जो अब जो सिक्योरिटी की क्वेश्चन पूछा था किसी ने मुझसे अभी, ठीक है, सिक्योरिटी क्वेश्चन किसने पूछा था मुझसे, चलो जिसने भी पूछा हो, ठीक है, जो सिक्योरिटी का क्वेश्चन था वो, अब जब नासा ऐसी इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन क्लाउड पे शिफ्ट हो रही है तो कुछ तो सिक्योरिटी का मतलब होगा ना, उन्हें भी पता है कि उनका सिक्योर तो शायद हमारे बैंक में नहीं है, ठीक है। तो नासा जैसी कंपनी शिफ्ट हो रही है तो सिक्योर तो है क्लाउड। अब कैसे वो बताता हूँ आके, ठीक है। नेटफ्लिक्स ने जिसको दोस्त मतलब जिसपे आप इतना ज्यादा स्ट्रीमिंग वगैरह देखते हो या फिर जितना मूवीज वगैरह देखते हो, वो 100% क्लाउड पे चलता है पूरा, मतलब उसमें एक भी चीज फिजिकल नहीं है, पूरी की पूरी चीज क्लाउड पे चलती है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं सर्विस। हाँ पहले तो इतना क्लियर हुआ कि नहीं, यहां तक क्लियर हुआ? एम आई मेक क्लियर? ऋषभ झा, ऋतिक गुप्ता, रुद्र, ऋषभ, वैभव, निर्मल, विशाल, जानवी, प्रभात, बहुत स्मार्ट, आज की अटेंडेंस बहुत स्मार्ट है, कोई क्वेश्चन नहीं है, वेरी गुड, लगता है रिसर्च क्या है सब। अनुष्का, सिद्धि, छाया, ओके 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 ओके, तो आई थिंक सब कुछ क्लियर होगा यहाँ तक। अब बात करते हैं कि सर्विस क्या प्रोवाइड करता है AWS, क्योंकि किसी ने पूछा सर्विस मतलब क्या होता है। देखो सर्विस का मतलब क्या होता है कि AWS कहता है कि हमारे पास बहुत से अनयूज्ड रिसोर्सेज हैं, ठीक है, हमारे पास बहुत से सर्वर्स हैं, हमारे पास बहुत सी चीजें हैं जो आप हमसे उधार लेके यूज कर सकते हो, बस बदले में हमको उस जितना घंटा आप यूज करोगे उसका पैसा चाहिए, ठीक है। इसको बोलते हैं लेमैन भाषा में सर्विस। और मतलब इतना ज्यादा ग्रोथ हो चुका है AWS का कि अब तक इन्होंने 200 सर्विसेज लॉन्च कर चुके हैं, 200 फुल्ली फीचर्ड सर्विसेज लॉन्च कर चुके हैं, जिसमें से अराउंड 150 तो बहुत ज्यादा यूज होती हैं और 50 जो होती हैं वो कम यूज होती हैं क्योंकि अभी उन पे अपडेशन आने बाकी है, ठीक है। लेकिन सोच सकते हो कि एक कंपनी 200 अलग अलग सर्विसेज लॉन्च कर सकती है। अब सर्विसेज का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ कंप्यूटर ले लो आप, ठीक है, सर्विसेज का मतलब ये भी होता है कि मान लो आपने कभी गिटहब यूज करा है तो उसकी जगह आप गिटलैब यूज कर सकते हो, आपने कभी गूगल ड्राइव यूज किया है तो उसकी जगह S3 यूज कर सकते हो, आपने कभी वीनेट का कॉन्सेप्ट सुना है तो आपका VPC यूज कर सकते हो,
आपने कभी लोड बैलेंसर का कॉन्सेप्ट सुना है तो आप इलास्टिक लोड बैलेंसर यूज कर सकते हो। आपने कभी गो डैडी का कॉन्सेप्ट सुना है तो उसके लिए राउट 53 यूज कर सकते हो। ठीक है, तो सर्विसेज का मतलब ये होता है कि सिर्फ कंप्यूटर का मतलब लिमिटेड नहीं है सर्विस कि आप कंप्यूटर उधार ले लो, आप बहुत कुछ AWS से ले सकते हो। यही चीज नहीं पता होती बहुत लोगों को कि क्या क्या सर्विसेज AWS देता है। तो देखो यहाँ पे मैंने एक फोटो लिखी है, मतलब यहाँ पे बनाई है या लिखी है, सॉरी यहाँ पे मैंने पेस्ट की है। तो उस पर क्या लिखा है, मैंने डिप्लॉयमेंट एंड मैनेजमेंट की सर्विसेज लिखी है। देखो डिप्लॉयमेंट एंड मैनेजमेंट में कौन कौन सी सर्विस है, बीनस्टॉक, क्लाउड फॉर्मेशन, IAM, फेडरेशन, बिलिंग, क्लाउड वॉच। क्लाउड वॉच क्या होती है, क्लाउड वॉच एक आपकी मॉनिटरिंग टूल है। बीनस्टॉक क्या होता है, ये डेवलपर यूज करता है। अगर कोई यहाँ पे फुल स्टैक डेवलपर सेशन अटेंड कर रहा है तो उसे पता होगा कि बीनस्टॉक क्या होता है, वो 110% बीनस्टॉक पे काम करता होगा। क्लाउड फ्रंट क्या होता है, क्लाउड फ्रंट देखो अगर आपने कभी CDN का नाम सुना है, कंटेंट डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क का, तो क्लाउड फ्रंट एक CDN नेटवर्क है। SNS क्या होता है, आपने जीमेल का नाम सुना है, SNS जीमेल के टाइप का होता है। क्लाउड सर्च क्या होता है, आपने ब्राउजर गूगल क्रोम का नाम सुना है, क्लाउड सर्च होता है। आपने SWF क्या होता है, SWF आपने मतलब जो फायरवॉल लगाए हैं उसकी तरह होता है। फिर लाइब्रेरीज कौन कौन सी यूज होती है क्लाउड, मतलब जो सर्विसेज होती हैं एप्लीकेशन पे, उन पे आप कौन कौन सी लाइब्रेरी यूज कर सकते हो, जैसे कि PHP, पाइथन, iOS, एंड्रॉइड, ये सब लाइब्रेरीज जो होती हैं वो सब भी आप इनके कंप्यूटर्स पे रन कर सकते हो। ठीक है, अब जो फाउंडेशनल सर्विसेज हैं जिनके बगैर क्लाउड चलता नहीं है, वो है EC2, S3। EC2 मतलब आपने कंप्यूटर लिया, इसको EC2 में मतलब क्लाउड में बोलता है इलास्टिक क्लाउड कंप्यूटिंग, और इसका मतलब होता है सिंपल कि आपने कोई कंप्यूटर उधार ले लिया क्लाउड से। ठीक है, तो आप जो सोचते हो ना कि कैसे यार हम लोग सर्वर लेते हैं, अभी मैं प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा, उस पर आपको पूरा मैं कंसोल पे लेके जाऊंगा, वहां पे एक कंप्यूटर उधार मिलूंगा अभी AWS से। ठीक है, तो हैव पेशेंस। या यस आतो वर्चुअल मशीन। तो नेक्स्ट सर्विस स्टोरेज सर्विस S3 हो गई। अगर आप आर्काइविंग और आपको गूगल ड्राइव, आपने पता है गूगल ड्राइव, जब मैं छोटा था तब मुझे पता था क्लाउड का मतलब ये होता है कि क्लाउड स्टोरेज, मुझे खाली इतना पता था। जब मैंने बाद में देखा तो क्लाउड का मतलब सिर्फ क्लाउड स्टोरेज नहीं होता, क्लाउड का मतलब होता है कि सर्विसेज ऑन डिमांड बाय प्रोवाइडेड बाय सम क्लाउड प्रोवाइडर। तो S3 जैसे गूगल ड्राइव होता है आपका 5 GB स्टोरेज, 15 GB स्टोरेज देता है, S3 आपको देता है बकेट क्रिएट करने का ऑप्शन देता है, और एक बकेट की कैपेसिटी होती है 5 GB, और आप एक अकाउंट में 100 बकेट क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, बकेट मतलब क्या होता है, एक फैंसी नेम है स्टोरेज का। ठीक है, जैसे कि गूगल ड्राइव स्टोरेज होता है 15 GB देता है आपको, वैसे ही आपको S3 कहता है कि आप 100 बकेट क्रिएट कर सकते हो। ऐसे इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज होता है, ब्लॉक स्टोरेज आप EC2 से अटैच करते हो। ग्लेशियर होता है जो आप आर्काइविंग के लिए यूज करते हो। VPC होता है जो नेटवर्किंग के यूज होता है। राउट 50, तो ये मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ, मैं इन डेप्थ नहीं जा रहा, अभी इन डेप्थ में जाऊंगा उसमें बताऊंगा आपको। ठीक है, और ये लेफ्ट साइड में मैंने कुछ नाम लिख रखे हैं क्लाउड के सर्विसेज के, जो वन ऑफ द फेमस है। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है। अभी सर्विसेज में मैं आऊंगा इन डेप्थ में, 2-3 सर्विसेज पे। यहाँ तक सब कुछ क्लियर है, सिमरन, ऋषभ, शिवांगी, निर्मल, ऋषभ, ओके ओके ओके, ऑलराइट ऑलराइट। तो अब जंप करते हैं हम लोग किस पे, कि आप इन सर्विस को एक्सेस कैसे करते हो। ये क्वेश्चन आ रहा होगा। देखो आपने AWS का अकाउंट तो बना लिया, आपने AWS, आपको पता लगा कि ठीक है हम AWS की सर्विसेज उधार ले सकते हैं, बट इनको लेंगे कैसे, मतलब एक मेथड होता है ना, इनका तरीका होगा। वो तरीका ये है कि AWS ने डिफरेंट जोग्राफिकल लोकेशन, ये आप अगर मैप पे देख पा रहे हो, तो मैप पे ब्लू कलर की जो लोकेशंस है वो उनके डाटा सेंटर है। ठीक है, और लकीली इंडिया में भी एक डाटा सेंटर है मुंबई का। ठीक है, यहाँ पर है, और ये सब जो है ये सब ब्लू कलर के डाटा सेंटर है इनके। और जो ऑरेंज कलर में देख पा रहे हो ये अपकमिंग डाटा सेंटर है। तो अपकमिंग डाटा सेंटर मतलब ये है कि जो AWS है वो वहां पे डाटा सेंटर सेटअप कर रहा है और अभी प्रोसेस में है, कर देगा लेकिन। तो ये सब इन्होंने डाटा सेंटर सेटअप कर रखे हैं। और डाटा सेंटर क्या होता है, डाटा सेंटर ऐसे मान लो कि ये एक बड़ी सी जगह है। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पे डिफरेंट ब्रैकेट्स बने हुए हैं। ठीक, डिफरेंट ब्रैकेट बने हुए हैं, और उन सब के ऊपर ये ब्रैकेट है, और ये एक बिल्डिंग टाइप की है। यहाँ पे यहाँ पे मान लो कि सारी जितनी भी सर्वर वाली चीजें हैं, आई थिंक S3 bucket holds the size of 5 TB, not 5 GB. Yes, Atul, yeah, you can store the 5 TB up to 5 TB, but yeah, you can store the 5 TB up to, but you have to create in a free tier account, it's up to 5 GB, and for that purpose you can create 100 buckets.
Am I correct? Yes, Rathod? Okay, okay. So these are the data centers, and over this there are the hypervisor. Hypervisor क्या होता है? Hypervisor एक प्रोग्राम मान लो या एक पर्सन को मान लो, उसका काम क्या है कि अगर कोई रिक्वेस्ट आ रही, मतलब यहाँ पे सपोज करो यश राठौड़ ने एक रिक्वेस्ट भेजी, ठीक है, कि मुझे S3 बकेट चाहिए, ठीक है, तो वो जाएगी किसके पास? जाएगी हाइपरवाइजर के पास। हाइपरवाइजर से वो रिक्वेस्ट जाएगी AWS के डाटा सेंटर पे, और AWS के डाटा सेंटर पे वहां पे उसको एक S3 बकेट एलोकेट हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हम लोग ऑपरेट करते हैं, हम लोग ऑपरेट कर सकते हैं मुंबई के डेटा सेंटर में ऑपरेट कर सकते हैं, चाहे तो हम लोग यूरोप के डेटा सेंटर में ऑपरेट कर सकते हैं, चाहे तो ऑस्ट्रेलिया के डेटा सेंटर में ऑपरेट कर सकते हैं, जहां पे भी चाहे ऑपरेट कर सकते हैं, लेकिन हर जगह लेटेंसी हाई मिलेगी, लेकिन मुंबई में सबसे कम लेटेंसी मिलेगी। क्यों? क्योंकि मुंबई का डेटा सेंटर हम लोग से सबसे पास में है। इज दिस मेकिंग सेंस? इज दिस मेकिंग सेंस? या ओके हर्षित, यश, ओके 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 ऑलराइट। तो अब तक कितने सर इन्होंने रीजन्स लॉन्च कर दिए? अब तक इन्होंने 26 लॉन्च कर दिए, और हर रीजन के अंदर एजी होती है, अवेलेबिलिटी जोन। ठीक है, हमारे मुंबई रीजन में 3 एजी हैं, यानी कि एक मुंबई रीजन है, सपोज करो एक मुंबई रीजन है, ये बड़ा सा मुंबई रीजन है, जिसके अंदर एक एजी ऑपरेट करता है साउथ इंडिया में, एक एजी ऑपरेट करता है नॉर्थ इंडिया में, एक एजी ऑपरेट करता है वेस्ट इंडिया में, मान लो। ठीक है, ऑल्दो आप यहाँ कहीं भी हो, इनमें से किसी में भी आप वर्क कर सकते हो, बट हम मान के चलते कि एक रीजन साउथ इंडिया में होगा, एक रीजन वेस्ट इंडिया में होगा, और एक नॉर्थ इंडिया में होगा, जो आपको क्या कहते हैं कंटेंट प्रोवाइड करता है, जैसे कि आप लॉन्च करते हो। तो अगर ये ऐसा नहीं हो कि सिर्फ मुंबई में डाटा सेंटर है, मुंबई में डाटा सेंटर होने के बाद वो डाटा सेंटर एजी से कनेक्ट होते हैं। ठीक है, एक एजी लगा होगा आपका नॉर्थ इंडिया में, एक एजी लगा होगा साउथ इंडिया में, और एक एजी लगा होगा वेस्ट इंडिया में। हमारे मुंबई रीजन में 3 एजी है, और टोटल 26 रीजन्स होते हैं पूरे अक्रॉस द वर्ल्ड, और जिसमें 84 अवेलेबिलिटी जोन्स होते हैं। ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा टेक्निकल चीजें हैं तो बताना जरूरी है। ठीक है, और व्हेन यूजर रिक्वेस्ट एनी सर्विस, दिस सर्विस गोज टू द AWS रीजन सेलेक्टेड बाय द यूजर, एंड इन AWS डाटा सेंटर हाइपरवाइजर एलोकेट द रिसोर्सेज। जैसा कि मैंने बताया कि अगर यश ने रिक्वेस्ट भेजी है तो हाइपरवाइजर के पास रिक्वेस्ट जाएगी, हाइपरवाइजर देखेगा अच्छा मुंबई के डाटा सेंटर में रिक्वेस्ट तो आ गई है, तो अब इसको चाहिए क्या? अच्छा इसको S3 बकेट चाहिए, चलो ठीक है इसको S3 बकेट दे दो। ठीक है, इस तरीके से काम करता है AWS। आप AWS से रिक्वेस्ट करते हो, AWS के हाइपरवाइजर पर रिक्वेस्ट आती है, हाइपरवाइजर एलोकेट करता है अपने डाटा सेंटर में। ठीक है, तो ये चीज समझ में आ रही है। अब बात कर लेते हैं, बहुत जो मैं इतनी देर से बोल रहा था कि यार कंप्यूटर्स है ना, और ये जो जितने भी सर्वर्स होते हैं उनको आप क्लाउड पे कैसे कैसे यूज कर सकते हो, AWS पे क्या? तो उसके लिए AWS ने क्या सर्विस दिया है? EC2, इसको हम लोग बोलते हैं इलास्टिक क्लाउड कंप्यूटिंग। Amazon की जितनी भी सर्विसेज होती हैं क्लाउड पे, उसकी स्टार्टिंग मोस्टली इलास्टिक से यूज होती है। अब ऐसा क्यों होता है? इसका रीजन शायद मुझे ये हो सकता है कि Amazon को इलास्टिक वर्ड से बहुत प्यार हो। ठीक है, कोई भी रीजन हो सकता है, आई डोंट नो। ऑल्दो अज्योर वगैरह पे इतना कॉम्प्लेक्स नेम नहीं होते, बट Amazon ने बहुत स्टार्टिंग से अपनी नेमिंग टर्मिनोलॉजी ऐसी रखी कि हर चीज वो इलास्टिक से स्टार्ट करते हैं, इसीलिए Amazon का नाम जो तुम्हारा सर्विसेज के नाम होते हैं वो तुम्हारे इलास्टिक से स्टार्ट होते हैं। सर इज इट लाइक VPN? नो नो Dipanshu, VPN is not, VPN is a tunnel, secure tunnel where you make connections, private connections. Okay, VPN is other thing, you are operating on a internet. Okay, VPN is like a private connection from one end to another end, and that create a secure tunnel. That is a different thing, Dipanshu. Okay, elastic because they are scalable according to need. Yeah, you can, yeah Shadow, that's right. So let's jump over to the why. What is this EC2 instance, and why the hell this EC2 instance is used? अगर कभी भी आप क्लाउड की दुनिया में जाओगे तो देखोगे जरूर कि EC2 का तो नाम बहुत होगा। ठीक है, तो EC2 क्या होता है? EC2 एक वर्चुअल कंप्यूटर होता है जो क्लाउड पे होता है, और वहां पर आप उसको एलोकेट कर सकते हो, एज सिंपल एज इट इज। जैसे कि आप अभी कभी मार्केट में जाओ, ठीक है, हजरतगंज में जाते हो, तो हजरतगंज में आपको कंप्यूटर लेना होता है, तो आप वहां पे क्या क्या बताते हो कि भैया हमको एक कंप्यूटर बिल्ड करवाना है जहां पर उसकी 1 TB SSD हो, और 4 GB रैम हो, या 8 GB रैम हो,
और उसमें ये ऑपरेटिंग सिस्टम हो, मान लो विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम हो, और उसमें ये ग्राफिक कार्ड हो, और बस मुझे एक कंप्यूटर बिल्ड करके दे दीजिए। ठीक है, तो उन्होंने कंप्यूटर बिल्ड किया, आपको पैसा दे दिया, आपने उसको पैसा दे दिया और उसने आपको कंप्यूटर दे दिया। सेम इसी तरीके से आप AWS पे भी ऑपरेट करते हो। जब आप AWS पे EC2 इंस्टेंस क्रिएट करते हो तो आप, हाँ ऑफकोर्स प्रोसेसर होगा, प्रभात ऑफकोर्स प्रोसेसर होगा, आई नो, विदाउट प्रोसेसर कौन सा कंप्यूटर चलता है। हाँ, तो सेम इसी तरीके से आप EC2 पे भी ऑपरेट करते हो और EC2 पे भी आप सब चीजें बताते हो कि हमको 1 GB रैम चाहिए, हमको ये क्या कहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए, हमको ये इतनी हार्ड डिस्क अटैच होनी चाहिए हमारे कंप्यूटर से, और हमको इतनी रैम चाहिए, बता दिया मैंने, ठीक है। तो ये 3-4 चीजें आप बता देते हो और AWS से कहते हो कि ठीक है हमको वो कंप्यूटर अब दे दो। ठीक है, तो यही चीज मैंने लिख रखी है यहाँ पे कि वर्चुअल कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट नोन एज इंस्टेंसेस, इसी को हम लोग इंस्टेंसेस बोलते हैं। ठीक है, जो आप कंप्यूटर बोलते हो उसको AWS क्या बोलता है, इंस्टेंस बोलता है, EC2 इंस्टेंस बोलता है। ठीक है, यहाँ पे लिखा है प्री कॉन्फ़िगर्ड टेम्पलेट्स फॉर योर इंस्टेंस नोन एज AMI। AMI क्या होता है कि जो भी आप EC2 इंस्टेंस के अंदर लॉन्च करने वाले हो, ठीक है, उसकी कॉन्फ़िगरेशन AWS पहले से प्रोवाइड कर देता है कि अगर आप चाहो तो हमारी कॉन्फ़िगरेशन यूज कर सकते हो। मतलब कि अगर आप चाहो, जैसे कि अगर पेट्रोल वाले कॉन्सेप्ट से मैं रिलेट करूं, तो अगर आप चाहो तो हमारे कंपनी का पेट्रोल यूज कर सकते हो। आपको रेंटल सर्विस वाला बोलेगा कि ठीक है आप ये 1000 रुपए दो और 1000 रुपए का पेट्रोल हम ही दे दे रहे हैं आपको। ठीक है, हमारे पास बहुत अच्छी क्वालिटी का पेट्रोल रखा हुआ है हमारे पास, तो हम ही दे दे रहे हैं, आप वो डाल लेना अपनी फॉर्च्यूनर में। सेम इसी तरीके से AMI कॉन्सेप्ट समझो। AMI बोलता है कि हम आपको एक प्री कॉन्फ़िगर्ड टेम्पलेट देते हैं, आप चाहो तो हमारे टेम्पलेट यूज कर सकते हो, ना चाहो तो आप अपने टेम्पलेट भी अपने टेम्पलेट क्रिएट करके वो भी यूज कर सकते हो। ठीक है, ओके, इज दिस मेकिंग सेंस? इज दिस मेकिंग सेंस? ओके ओके, अभी मैं जब प्रैक्टिकल दिखाऊंगा तो एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। ओके 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 नाउ अब वेरियस कॉन्फ़िगरेशन ऑफ CPU, मेमोरी, स्टोरेज एंड नेटवर्किंग कैपेसिटी फॉर इंस्टेंस नोन एज इंस्टेंस टाइप्स। देखो क्या होता है कि अगर आप CPU और मेमोरी और स्टोरेज ये सब आप बताते हो, उससे अच्छा क्या होता है कि AWS ने बोल रखा है कि हमने अपने इंस्टेंसेस को टाइप्स में बांट कर रखा है। ठीक है, टाइप्स में बांट रखा है, यानी कि एक होता है कंप्यूट ऑप्टिमाइज, एक होता है मेमोरी ऑप्टिमाइज, एक होता है तुम्हारा स्टोरेज ऑप्टिमाइज। अगर कंप्यूट ऑप्टिमाइज यूज करते हो तो मतलब वो नॉर्मल कंप्यूटेशन और टेस्टिंग पर्पज के लिए अच्छा है। अगर आप मेमोरी ऑप्टिमाइज यूज करते हो मतलब आपको ऐसा इंस्टेंस चाहिए जिसमें बहुत हाई रैम रिक्वायरमेंट है। अगर आप स्टोरेज ऑप्टिमाइज यूज करते हो तो आपको ऐसा इंस्टेंस या फिर कंप्यूटर चाहिए जिसमें बहुत हाई स्टोरेज रिक्वायर्ड है, मतलब हार्ड डिस्क रिक्वायर्ड है। अगर आप ग्राफिक ओरिएंटेड काम करना चाहते हो तो आप एक्सेलरेटेड कंप्यूटिंग यूज कर सकते हो। तो AWS ने उसको 6-7 कैटेगरी में बांट रखा है। ठीक है, मैं उसको डेप्थ में नहीं लेके जाऊंगा, उसको उन्होंने 6-7 कैटेगरी में बांट रखा है और उस कैटेगरी के अकॉर्डिंग वो कहता है कि ठीक है आप हमारा जो इंस्टेंस की टाइप है वो चूज करके वहां से ले सकते हो। ठीक है, तो पहले मैं इसको ऐसे दिखाऊंगा। और हाँ, एक चीज और कि इसको कनेक्ट करने के लिए आपको एक की पेयर की जरूरत होती है। की पेयर कैसा होता है कि मान लो कि जो मैंने बताया था कि रिमोट कनेक्शन, अगर आपको डेस्कटॉप कंप्यूटिंग का एक ड्रॉबैक याद होगा जो मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि उसमें आप रिमोट कनेक्शन नहीं ले सकते। ठीक है, लेकिन क्लाउड तो पूरा रिमोट पे ही चलता है। ठीक है, आप रिमोट से ही एक्सेस ले सकते हो। तो मान लो कि ये आप बैठे हो, ये आपका डेस्कटॉप है और ये क्लाउड है। ठीक है, आपने क्लाउड से एक सिस्टम उधार लिया, ठीक है, एक कंप्यूटर उधार लिया, क्लाउड के हाइपरवाइजर ने वहां पे एक सिस्टम एलोकेट कर दिया और आपकी रिक्वेस्ट उस पर बाइंड कर दी। ठीक है, अब आपको उसको एक्सेस करना है। उसको एक्सेस करने के लिए क्या चाहिए होता है, आपको एक की जनरेट करनी पड़ती है। की जनरेट करनी पड़ती है। की का मतलब ये होता है कि ये इंश्योर करता है कि आपने ही रिक्वेस्ट जनरेट की है इसके लिए, और किसी ने जनरेट नहीं किया। अगर की का कॉन्सेप्ट ऐसा समझ लो कि मतलब डुअल वेरिफिकेशन होता है कि वहां से आपने रिक्वेस्ट जनरेट की तो वहां पे वो पब्लिक की को मैं देखेंगे कि आपकी जो की आई है वो हमारे से मैच कर रही है कि नहीं। अगर मैच कर रही है ठीक है, मतलब ये वैलिड रिक्वेस्ट है। ठीक है, इतना कॉन्सेप्ट होता है कि ये होता है तुम्हारा की का कॉन्सेप्ट। तुम्हें कनेक्ट करना है कोई भी इंस्टेंस, तुम्हें की चाहिए होगी। ठीक है, तो फटाफट क्या करते हैं, एक लॉन्च करते हैं EC2 इंस्टेंस हम लोग। ठीक है,
एक मैं EC2 इंस्टेंस लॉन्च करता हूँ, एक मिनट। हाँ, तब आपको और अच्छे से क्लियर होगा। हम लोग उसके लिए आपको AWS का अकाउंट चाहिए। मेरी स्क्रीन विजिबल है सबको? इज माई स्क्रीन इज विजिबल टू एवरीवन? या ओके ओके ओके। तो ये है सोफिस्टिकेटेड अकाउंट AWS का फ्री टियर। देखो, इसको बनाने के लिए बहुत ही सिंपल तरीका है। मैं लॉग इन करना और अकाउंट बनाना नहीं सिखाऊंगा यहाँ पर, ये बहुत ही लेमैन चीजें हैं। जाओ AWS को फ्री टियर अकाउंट पे जाओ, वहां पे एक अपनी जीमेल आईडी डालो, वहां पे एक तुम्हें एक डेबिट कार्ड चाहिए होगा, वीजा या फिर मास्टर का, या फिर तुम एक क्रेडिट कार्ड यूज कर सकते हो। ठीक है, उसकी इन्फॉर्मेशन डालो, ₹2 कटेंगे तुम्हारे, और फिर 2 दिन बाद वो वापस भी आ जाएंगे और तुम्हारा फ्री टियर का अकाउंट बन जाएगा। फ्री टियर के अकाउंट में तुमको 12 मंथ के लिए कुछ सर्विसेज फ्री मिलती हैं, 12 मंथ बाद वो तुमसे चार्ज करते हैं। लकीली मेरे पास अभी इस समय फ्री अकाउंट वैलिड है, लेकिन कुछ महीने बाद ये बंद हो जाएगा। ठीक है, तो इस फ्री टियर अकाउंट में हम लोग आज काम करते हैं। इसको क्या बोलते हैं? फ्री जो हम लोग जो ग्राफिक्स यूज कर रहे हैं, इसको बोलते हैं AWS कंसोल। ठीक है, ये आपको पूरा दिख रहा है, AWS कंसोल है। और ये जो लेफ्ट साइड में सर्विसेज का एक कॉलम दिख रहा है, इस पे क्लिक करोगे तो जितनी भी सर्विसेज मैंने बताया था स्टार्टिंग में 200 सर्विसेज प्रोवाइड करता है AWS, वो सर्विसेज यहाँ पे लिखी हुई है। अगर आपको एनालिटिक्स की कोई सर्विस चाहिए तो ये रही, आपको कोई एप्लीकेशन इंटीग्रेशन की सर्विस चाहिए तो ये रही, ब्लॉकचेन जो वन ऑफ द मतलब इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है, उसकी कोई सर्विस चाहिए AWS उस पर भी प्रोवाइड करता है। ठीक है, कंप्यूट की कोई सर्विस चाहिए EC2, ये सब लैम्डा, ये सब सर्विसेज है। डेवलपर टूल चाहिए, अगर यहाँ पे कोई फुल स्टैक डेवलपर या फिर फ्रंट एंड डेवलपर या बैक एंड डेवलपर है जो वेब डेवलपमेंट भी पढ़ता है, तो वो डेफिनेटली इसको यूज करता होगा। ठीक है, और आपको कोई रोबोटिक्स की सर्विस चाहिए तो भी आप ले सकते हो, आपको कोई स्टोरेज की सर्विस चाहिए तो ये सब स्टोरेज सर्विस है। ठीक है, फटाफट हम क्या करते हैं, हम एक लॉन्च करते हैं। हम सबसे पहले क्या गया, हमने करा EC2 के कंसोल पे गए, टाइप किया EC2। ठीक है, और हम इस समय हम ओहायो के डेटा सेंटर में, हम क्या करते हैं, हम मुंबई डेटा सेंटर में आते हैं। आप नीचे जाओगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा मुंबई डेटा सेंटर, एशिया पैसिफिक मुंबई। हम इस पे क्लिक करते हैं। अब हम मुंबई की डेटा सेंटर पे शिफ्ट हो गए हैं, जहां पर मैंने ऑलरेडी 4 इंस्टेंसेस लॉन्च कर रखे थे। इस पर मैं वर्क कर रहा था कल रात को, तो मेरे 4 इंस्टेंसेस लॉन्च है। अब जो जितने भी रिसोर्सेज हैं वो मुंबई की डेटा सेंटर में एलोकेट होंगे। क्यों? क्योंकि मैं इस समय मुंबई के रीजन में ऑपरेट कर रहा हूँ। अगर मैं यहाँ से मैं नॉर्दर्न वर्जीनिया के रीजन में ऑपरेट करूंगा तो फिर जितने भी रिसोर्सेज हैं वो नॉर्दर्न वर्जीनिया के डेटा सेंटर में एलोकेट होंगे। बट वही केस है कि यहाँ से नॉर्दर्न वर्जीनिया की लेटेंसी बहुत हाई होगी और मुंबई की लेटेंसी बहुत कम होगी। ठीक है, तो हमने क्या करना, यहाँ पे राइट साइड में बटन दिख रहा है लॉन्च इंस्टेंस, हमने इस पे क्लिक किया। अब ये हमसे पूछ रहा है AMI जैसे मैंने बताया था कॉन्फ़िगरेशन। या तो तुम अपनी खुद की कॉन्फ़िगरेशन यूज कर सकते हो, या अमेजोन कहता है कि यार हम एक प्री कॉन्फ़िगर्ड चीज दे रहे हैं, ठीक है, हम अपना पेट्रोल दे रहे हैं, तुम उसको भी यूज कर सकते हो, हमें थोड़ा हमसे बस हमको पैसा दे देना उस चीज का और तुम उसको यूज कर सकते हो। ठीक है, तो मैंने कहा कि ठीक है, मैं अमेजोन का लिनक्स वर्चुअल मशीन को यूज करने वाला हूँ। मैंने सेलेक्ट कर दिया AMI। अब सेकंड चीज ये पूछता है कि किस टाइप का इंस्टेंस लॉन्च करने वाले हो। अगर PPT तुम्हें याद होगा तो मैंने तुमको, अच्छा यहाँ पे वो इंक चली गई है, कोई बात नहीं, मैंने तुमको बताया था स्टार्टिंग में कि जो इंस्टेंसेस के टाइप्स होते हैं वो उन्होंने बांट रखे हैं। जैसे कि कुछ इंस्टेंसेस कंप्यूट के लिए अच्छे होते हैं, कुछ इंस्टेंसेस मेमोरी ऑप्टिमाइज होते हैं, कुछ इंस्टेंसेस ग्राफिक ओरिएंटेड काम के लिए यूज होते हैं। तो मैंने क्या करा कि इन्होंने ये टाइप्स बांट रखे हैं और ये देख लो, ये सारे टाइप्स जो मैंने तुमको बताए थे। यानी कि अगर तुम्हें C4 टाइप का इंस्टेंस देना है तो इसमें तुमको C4 लार्ज नाम पे, जिसका नाम C4.large है, और जिसमें तुमको वर्चुअल CPU कितने मिलेंगे, 2 CPU मिलेंगे। 3.7 तुमको क्या मिलेगा, मेमोरी, यानी कि तुम्हें रैम मिलेगी यहाँ पे 3.75 GB, और ब्लॉक स्टोरेज तुमको मिलेगी, मतलब इसके साथ एक हार्ड डिस्क अटैच होगी जो ब्लॉक टाइप की होगी। और तुमको यहाँ पे क्या मिलेगा, नेटवर्क परफॉर्मेंस कैसा मिलेगा, मॉडरेट मिलेगा। ठीक है, ये C4 लार्ज का है। अगर मैं T2.micro का देखूं, ये जो फ्री टियर में मिलता है बेसिकली, अगर आप 12 महीने का अकाउंट बनाओगे तो आप T2.micro पे ही ऑपरेट करोगे। तो वहां पे आपको T2.micro पे एक वर्चुअल CPU मिलेगा, यानी कि एक कोर CPU मिलेगा, 1 GB रैम मिलेगी, EBS टाइप की आपके साथ हार्ड डिस्क अटैच होगी, और नेटवर्क परफॉर्मेंस लो टू मॉडरेट है, यानी कि इस पे आप GTA Vice City नहीं खेल सकते। ठीक है, इस पे आप नॉर्मल काम कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि ये फ्री टियर एलिजिबल है। अगर बाकी चीज के लिए है तो आपको थोड़ा पैसा देना पड़ेगा, लेकिन मैं पैसा देने में इच्छुक नहीं हूँ अभी,
क्योंकि अभी मेरा मन नहीं पैसे देने के लिए। बट हाँ, अगर आपने गलती से मान लो कि ये T2.xlarge बना भी दिया, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपके डेबिट कार्ड से पैसा कट जाएगा। मैंने 20-20 हजार के बिल्स माफ कराए हैं, ठीक है, तो आप भी माफ करा सकते हो। कुछ नहीं, AWS वाले बहुत अच्छे लोग हैं, उनको एक मेल भेजो कि मैं सर स्टूडेंट हूँ और मैंने पढ़ाई के लिए अकाउंट बनाया था और इसलिए गलती से मुझसे पैसा बहुत क्रिएट हो गया, कृपया करके मेरा बिल माफ कर दीजिए, वो माफ कर देंगे। बट ये सिर्फ फ्री टीयर में अवेलेबल होता है। 12 महीने बाद अगर आप कोई रिसोर्स एलोकेट करते हो जो पेड है, ठीक है, तो आपको उसका पैसा देना पड़ेगा, वरना वो आपको कार्ड से काट लेंगे। ठीक है, तो कोई भी ये ना टेंशन ले कि मैंने कार्ड इंटीग्रेट कर दिया है तो फिर मेरा पैसा ना कट जाए उससे। ठीक है, अब ये पूछ रहा है कि थर्ड चीजें कि कॉन्फ़िगर कैसे करोगे आप। ये थोड़ी सी एडवांस चीजें हैं, मैं इस पर जाना नहीं चाहता था। खाली ये सिंपल सी चीज पूछ रहा है कि कितने नंबर ऑफ इंस्टेंस है, तो मैंने बोला 1। नेटवर्क पूछ रहा है, VPC कॉन्सेप्ट नहीं पता आप लोगों को, इसको आप सिंपली नेक्स्ट कर सकते हो। ठीक है, मैं इस पर जाना घुसूंगा नहीं क्योंकि ये बहुत एडवांस चीजें हैं। हाँ, ये पूछ रहा है कि हार्ड डिस्क कितने की ऐड करोगे, तो मैंने कहा कि ठीक है, एक 8 GB की हार्ड डिस्क ऐड कर दो। और किसी को लिनक्स का नाम मतलब थोड़ा बेसिक पता होगा, तो उसमें हार्ड डिस्क ऐसे अटैच होती है, मतलब उसमें पार्टीशंस के टाइप में होती है और डेव के अंदर सारी हार्ड डिस्क अटैच होती है। ठीक है, हार्ड डिस्क हो गया 8 GB की। फिर पूछता है कि थोड़ा सा टैक्स दे दो। टैक्स इसलिए देते हैं कि हमें अगर नाम यूज करना हो तो हम उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, वैल्यू के हम लोग दे देते हैं, स्केलार दे देते हैं। चलो, अब बोल रहा है कि इसमें कौन से पोर्ट्स अलाउ करते हो। पोर्ट्स का कॉन्सेप्ट तुम्हें पता होगा, तो तुम्हारे कंप्यूटर में नॉर्मल पोर्ट भी होते हैं इतने। HTTP, तुम्हें अगर HTTP रिक्वेस्ट भेजनी है तुम्हें अलग पोर्ट से भेजनी होगी, SSH की रिक्वेस्ट भेजनी है तो अलग पोर्ट से जाती है। तो पोर्ट का कॉन्सेप्ट भी थोड़ा एडवांस कॉन्सेप्ट है। अब ये इंपॉर्टेंट चीज है, हाँ, जैसे ही आप लॉन्च पे क्लिक करोगे आपसे बोलेगा कि की पेयर चाहिए। तो क्या आपके पास ऑलरेडी कोई की पेयर है? अगर है तो कोई दिक्कत नहीं, तो बोलता है चूज एन एक्जिस्टिंग की पेयर। अगर नहीं है तो आप ऑन द स्पॉट क्रिएट भी कर सकते हो। इस टाइम मेरे पास है, जो मैंने नाम सेव कर रखा है मुंबई की नाम से, तो मैं ओके करता हूँ और वो मेरे पास स्टोर्ड है, मेरे लोकल सिस्टम पे स्टोर्ड है। मैंने लॉन्च पे क्लिक किया और ये लॉन्चिंग पे हो रहा है और ये लो, ये पेंडिंग दिखा रहा है, ये अभी कुछ ही देर में लॉन्च हो जाएगा। It is now showing pending. When it starts showing running, that means it is launched. Okay, यहाँ पे रनिंग लिख के आ गया। अब इसको एक्सेस करना है। देखो, थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं क्या क्या इसकी इन्फॉर्मेशन है। इसका नाम स्किलार्क है और इसकी आईडी ये दी गई है। ठीक है, या इंस्टेंस आईडी ये दी गई है। इसकी पब्लिक आईपी जनरेट होती है और एक प्राइवेट आईपी जनरेट होती है। ठीक है, और तुम्हारे यहाँ पर बहुत से रूल्स एंड रेगुलेशन जनरेट होते हैं, लेकिन मैं उनकी डेप्थ में नहीं जाऊंगा क्योंकि वो एक एडवांस टॉपिक हो जाएगा। ठीक है, हम क्या करते हैं, हमें इसे एक्सेस करना, हमने पब्लिक आईपी पे क्लिक किया, पब्लिक आईपी कॉपी कर लिया, फिर एक टूल आता है एक्सेल नाम का। एक मिनट, हाँ, इस टूल में हम लोग को बतानी पड़ती है हमें एक्सेस चाहिए किसका। हमें चाहिए इस पब्लिक आईपी का एक्सेस, जो आप ये देख रहे हो, इस पब्लिक आईपी का एक्सेस चाहिए। ठीक है, और वो पूछेगा कि मैं फिंगरप्रिंट जनरेट कर दूं। हाँ, फिंगरप्रिंट जनरेट कर दो। किस यूजर से एंटर करना चाहते हो? मैंने कहा EC2-यूजर से एंटर करना चाहता हूँ। क्या आपके पास कोई की है? हाँ, मैंने कहा की है मेरे पास, मुंबई की। मैंने डाल रखा मुंबई की, मैंने की मेंशन कर दी, ओके, और बूम, we are in our virtual machine which is hosted on a Mumbai region on a platform of AWS running OS of Amazon Linux। ठीक है, हम इस समय एक वर्चुअल मशीन पे आ गए हैं जो कि होस्टेड है AWS पर और उसमें Amazon Linux का काम हो रहा है, मतलब Amazon Linux जो है उस पर रन हो रहा है। ठीक है, तो क्या यहाँ तक सबको क्लियर है कैसे वर्चुअल मशीन आप बनाते हो, कैसे वर्चुअल मशीन एलोकेट करते हो AWS पे? थोड़ा सा एडवांस टॉपिक है, बट इन डेप्थ में जाने के लिए बहुत टाइम रिक्वायर्ड होगा, इसलिए मैंने जल्दी जल्दी बताया। इज दिस मेकिंग सेंस? ओके सूर्यांश, कोई कॉन्सेप्चुअल चीज गड़बड़ तो नहीं हुई आपकी? मतलब देखो, ये जो टेक्निकलिटीज हैं वो तो अलग चीज है, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। इंटरेस्टिंग, ओके।
तो कॉन्सेप्चुअल चीज क्लियर होनी चाहिए। जो टेक्निकलिटीज है ऑल्दो वो एक दिन में नहीं आती है, 2 घंटे में नहीं आ पाती, हाँ, बट कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए आपका। ओके 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 ओके, सबको आई थिंक क्लियर है। अब हम क्या करते हैं, हम एक सैंपल वेबसाइट होस्ट करते हैं, ठीक है। अब देखो थोड़ा सा एडवांस चीजें चालू होंगी। एडवांस चीजें मतलब सर यहाँ पे सर्वर अमेजोन का है, देखो जो सर्वर है, ठीक है, वो आपने हार्डवेयर जो है वो अमेजोन का लिया है, बट इस समय सर्वर के ओनर आप हो। गेटिंग माय पॉइंट अनुराग सिंह? आपने हार्डवेयर अमेजोन का लिया और उसके लिए आप उसको पे कर रहे हो। हमने तो ऑल्दो फ्री टियर लिया, लेकिन हम चाहे तो फ्री टियर के ऊपर भी जा सकते थे। तो अमेजोन ने कहा कि ठीक है, आप हार्डवेयर हमसे ले लो, हमें जितना आप हमारा हार्डवेयर यूज करोगे, जितना घंटा, उसका पे कर देना। तो हार्ड इज एक्चुअल रिक्वायर्ड और इज देयर एनी ऑप्शन? या देयर इज एनी अदर ऑप्शन इज कॉल्ड PuttyGen, but PuttyGen is quite complicated for newbies, so I not prefer PuttyGen for this session, although I only use PuttyGen. Okay, but if you are starting with the command line interface, then you can opt to Excel or PuttyGen. I better mention the name of the PuttyGen. Yeah. Okay. अब हम क्या करते हैं, अब हम इसको सर्वर बनाते हैं, ठीक है। जो सर्वर एक घंटे से चिल्ला रहा हूं मैं, ठीक है। सर्वर होता क्या है यार, ठीक है, सर्वर बनाते चलो। वेब सर्वर बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इस पे एक अपाचे सर्वर लॉन्च करना पड़ेगा, ठीक है। हमने क्या करा, हमने एक अपाचे सर्वर लॉन्च करने के लिए हमें अपाचे सर्वर का पैकेज डाउनलोड किया, ठीक है, और उसके बाद अपाचे की सर्विस को हमें स्टार्ट करना पड़ेगा। ये बस मैं बेसिक दिखा रहा हूं आप लोगों को कि पता होना चाहिए कि कैसे काम करता है कोई भी चीज। ओके, तो अब सर यू आर नॉट ऑडिबल, एम आई ऑडिबल गाइस? Yes, Anugrah, you are audible. Okay, okay, okay. Simran, you better check from your side. Okay. Okay, 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 okay. तो हमने क्या करा, हमने यहाँ पे एक अपाचे सर्वर इंस्टॉल किया। अपाचे सर्वर को अब हम लोग क्या करते हैं, कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। हम यहाँ पे एक index.html नाम की फाइल बनाते हैं, ठीक है, और उस पे अपना कोड पुश कर देते हैं। कोड हमने लिख रखा है ऑलरेडी। ये कुछ नहीं, नॉर्मल जो HTML की रूट फाइल होती है वो है, और कोई भी बना सकता है इसको, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। अब एक बार सर्विस स्टार्ट कर देते हैं हम लोग। enable httpd, restart httpd, and again enable httpd, ठीक है। तो हमारा वेब सर्वर इस पे कॉन्फ़िगर हो गया। अब इसको एक्सेस करने के लिए हमने क्या करा, पब्लिक आईपी पे हिट किया और पब्लिक आईपी को डाल दिया। लो, ये पब्लिक आईपी को मैं हिट करूंगा तो मुझे मेरा कंटेंट मिल जाएगा। मेरा कंटेंट क्या था, मेरे कंटेंट में एक नैप बार था, जो अगर आप VS कोड पे देखो तो एक नैप बार टाइप को मैंने बनाया था, जिसमें अबाउट सर्विसेज, आवर प्रोडक्ट और FAQ डाला था, ठीक है, जिसमें लिस्ट डाले थे। वो कंटेंट मैंने एक अपाचे सर्वर पे होस्ट कर दिया। ये जो पब्लिक आईपी है, इसको मैं चैट सेक्शन में डालता हूँ। आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं, एक मिनट को, आपको इस पब्लिक आईपी को क्रोम पे हिट करना है, ठीक है। जो ये पब्लिक आईपी है उसको क्रोम पे हिट करना है। जाओ इस पब्लिक आईपी कॉपी करो और हिट करके देखो कि क्या आपका जो मेरा सर्वर है वो सही से काम कर रहा है कि नहीं। मैंने एक वेब सर्वर कॉन्फ़िगर किया जो क्लाउड पे लिया, वो सही से काम कर रहा है कि नहीं, और फिर चैट सेक्शन में बताओ, ठीक है। क्या मैं झूठ तो नहीं बोल रहा हूँ कि मैंने वेब सर्वर लगा तो दिया और इस पब्लिक आईपी को वर्किंग? ओके ओके, यस, इट्स वर्किंग। ओके 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 ओके, सो गेटिंग माय पॉइंट। ऐसे इंडस्ट्री में काम होता है। आप एक सर्वर मतलब लेते हो, यहाँ पे मैंने स्किलार्ट में आपसे सर्वर लिया,
वहां पे आप क्या करते हो, उस पे अपना वेबसाइट कॉन्फ़िगर कर देते हो, और फिर उसके बाद एक पब्लिक आईपी जनरेट होती है वेबसाइट की। ठीक है, ये पब्लिक आईपी जो जनरेट होती है ये, ठीक है, पब्लिक आईपी इंटरनेट फेसिंग होती है। अगर इस पब्लिक आईपी को आप डोमेन नेम से बाइंड कर देते हो, और डोमेन नेम से बाइंड करने के बाद आप उसको एक्सेस कर देते हो, यानी कि अगर मैं इस पब्लिक आईपी को skillark.com से मैप कर दूं, तो कोई भी इंसान जो skillark.com हिट करेगा तो वो इस पब्लिक आईपी पे आ जाएगा। ठीक है, बहुत से कॉन्सेप्ट हैं इसमें, इन बीच बीच में, बट मोटे मोटे तौर पे मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया कि काम कैसे करता है कोई सर्वर। ठीक है, इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? ओके 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 ओके। अब नेक्स्ट सर्विस देख लेते हैं हम लोग, सिंपल S3 बकेट। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छी सर्विस है, जो मुझे भी लगती है, क्योंकि मैं सारी फाइलें अपनी S3 पे रखता हूँ, और S3 मुझे लगता है कि वन ऑफ द रिलायबल स्टोरेज है इफ वी कंपेयर टू द दैट गूगल ड्राइव, क्योंकि मैं इसको कहीं से भी एक्सेस कर सकता हूँ, मुझे अपना टीम काम नहीं करना पड़ता, बहुत स्टोरेज भी मुझे मिल जाती है। S3 क्या है? S3 एक स्टोरेज सर्विस है, ऑब्जेक्ट बेस्ड स्टोरेज। ठीक है, जो आप Amazon प्रोवाइड करता है आपको डिफरेंट पर्पसेस के लिए। पहला पर्पस ये होता है कि पहला पर्पस आपका ये होता है कि आप जितनी भी फाइल्स होती हैं, आर्काइविंग फाइल्स वगैरह, उनको आप रख सकते हो इसमें। ठीक है, दूसरी चीज ये होती है कि आप अपनी वेबसाइट इसी S3 पे होस्ट कर सकते हो, और मान लो कि आपको कोई डॉक्यूमेंट्स है, कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह है, मतलब एक स्टोरेज का जो काम होता है, गूगल ड्राइव पे आप क्या क्या रखते हो, वो चीज आप S3 पे भी कर सकते हो। और इसका नाम S3 क्यों है? क्योंकि सिंपल स्टोरेज सर्विस, 3 बार ऐसे इसलिए फैंसी में इसको नाम जिसका है वो S3 है। ठीक है, प्रोवाइड क्या करता है? 5 GB स्टोरेज प्रोवाइड करता है फ्री टियर पे, 5 TB प्रोवाइड करता है, बट वो पेड पे चला जाता है, और 100 बकेट क्रिएट कर सकते हो, यानी कि 500 GB मिलता है तुमको। डेटा स्टोर्ड इनसाइड S3 इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट्स। इसके अंदर जो भी चीजें होती है वो ऑब्जेक्ट्स होती हैं। ठीक है, उसके बाद मैं S3 की डेप्थ में नहीं जाऊंगा ज्यादा, क्योंकि टाइम ज्यादा हो जाएगा। एक बार S3 बकेट क्रिएट करके दिखा देता हूँ आप लोग को एक बार, और वहां से हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग गए फिर से, और यहाँ पे हमने क्या क्या टाइप किया, S3 यहाँ लिखा हुआ है, S3 ने क्लिक किया। ठीक है, अगर मेरे को, मैं इस समय मतलब जब S3 होता है वो ग्लोबली ऑपरेट करता है, तो वहाँ रीजन कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता। मैंने सपोज करो क्या करा, मुझे एक बकेट क्रिएट करना है, मैंने कहा बकेट क्रिएट करो, बकेट का नाम देना है, बकेट का नाम दिया मैंने, सपोज करो यश राठौर दे दिया। ठीक है, यश राठौर, बकेट का नाम यूनिक होना चाहिए। ठीक है, ये याद रखना। तो थोड़ा सा मैं इसको यूनिक बना दे रहा हूँ, यश राठौर 1 2 3। उसके बाद पब्लिक एक्सेस में ब्लॉक कर दे रहा हूँ, और क्रिएट बकेट करता हूँ, एंड बूम, वी हैव द यश राठौर नाम का बकेट, एंड जिसमें आप कुछ भी अपलोड कर सकते हो। मान लो आपको कुछ अपलोड करना है, मुझे फोल्डर अपलोड करना है, मैंने ऐड फोल्डर किया, और सपोज कर लो मुझे टेराफॉर्म की कोई स्क्रिप्ट अपलोड करनी है, मैंने अपलोड कर दी, और अपलोड। ठीक है, तो ये इस पे अपलोड हो रही है, और अपलोड सक्सेसफुल। तो ये नॉर्मल स्टोरेज की तरह, जैसे कि आप उस पे देखते हो, गूगल ड्राइव वगैरह देखते हो, तो वहां उसी तरह यश राठौर नाम का, लेकिन इसके फंक्शनैलिटी बहुत होते हैं। ठीक है, आप इसमें वेबसाइट होस्ट करा सकते हो बकेट पे, और आप कई बार ऐसा कर सकते हो कि बकेट पे जो डेटा होता है उसको आप वेबसाइट पे, एक मतलब इस बकेट को आप डेटाबेस की तरह यूज कर सकते हो। अगर आपको इस मान लो आपकी डेटाबेस में बहुत सारी वीडियोज है, और उस वीडियोज में बहुत बहुत बड़ी बड़ी वीडियोज है, तो उसको भी आप S3 बकेट पे रखकर उनसे आप फेच करा सकते हो। ठीक है, ओके। Now S3 is clear, sir. There is an end-to-end encryption in bucket on free tier of service. Look, end-to-end encryption होता है, बट ये क्लाइंट और सर्वर के लिए होता है। ठीक है, फ्री टियर में ऐसा नहीं होता कि अगर आप उसको पब्लिक एक्सेस अलाउ कर दोगे, ठीक है, तो कोई भी एनक्रिप्शन जैसा चीज नहीं होगा। आप उसको, कोई भी उसको एक्सेस कर सकता है, और अगर उसके पास लिंक है S3 का। लेकिन अगर आपने पब्लिक एक्सेस कट कर रखा है, लेकिन पब्लिक एक्सेस का जो ऑप्शन है उसको आपने क्रॉस कर रखा है, तो हाँ, तो सिर्फ आप ही एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, तो कह सकते हो कि अगर आप, डिपेंड करता है आप पर कि आप चाहते हो इसे पब्लिकली अवेलेबल कराना या नहीं। अगर आप वेबसाइट वगैरह होस्ट करते हो तो आप उसको पब्लिक एक्सेस अलाउ कर देना। अगर आप नॉर्मल अपने डेटा स्टोर करना चाहते हो तो पब्लिक एक्सेस डिनाई कर देना। आप नहीं चाहते कोई और इसको यूज कर पाए। हाँ, सिक्योर बहुत होता है, ठीक है, क्योंकि ये पूरा Amazon ही सिक्योर होता है, इसलिए S3 बहुत सिक्योर होता है। थर्ड टाइप ऑफ सर्विस जो बहुत यूज होती है IAM की। ठीक है, अब मैं IAM को ऐसे समझ लो कि एक अकाउंट पे
हम नहीं इंडस्ट्री में वर्क कैसे होता है, इंडस्ट्री में ऐसे वर्क होता है कि एक अकाउंट क्रिएट करेगा, सपोज करो skillark.org नाम से, ठीक है, org नाम से एक अकाउंट क्रिएट होगा। अब उसमें आपको क्या करना है, आपके 10 एम्प्लॉयज हैं और 10 डेवलपर्स हैं, उन 10 डेवलपर को एक्सेस चाहिए आपके AWS का, तो आप क्या सबको रूट अकाउंट का पासवर्ड दे दोगे? नहीं, आप क्या करते हो, आप यूजर क्रिएट कर देते हो और वहां पे आप उन पे परमिशन ऐड कर देते हो कि यूजर नंबर 1 केवल EC2 की सर्विस यूज कर पाए, यूजर नंबर 2 केवल H3 की सर्विस यूज कर पाए, यूजर नंबर 3 किसी पर्टिकुलर सर्विस को यूज कर पाए, इलास्टिक बीनस्टॉक की सर्विस यूज कर पाए। तो इस तरीके से आप यूजर क्रिएट कर देते हो और सबको डेफिनेट परमिशन दे देते हो। ये होता है कॉन्सेप्ट IAM को, और IAM को आप हमेशा यूज करोगे। अगर कोई क्लाउड कंप्यूटिंग पढ़ भी रहा है, एक सब्जेक्ट में होता है, तो IAM को डेफिनेटली वो जानता होगा। बट अगर नहीं जानता है तो आज से ही आप IAM पे वर्क करना स्टार्ट कर दो। और प्रिफर होता है कि जब भी आप AWS पे काम करो तो रूट अकाउंट से कम काम करो, आप IAM से काम करो। वी कैन डिफाइन द पॉलिसी IAM बकेट। या ओके ऑल राइट, सो दैट्स इट फॉर टुडे। नाउ लेट्स टेक द क्वेश्चंस। ओके, पहले मैं आपकी डाउट्स क्लियर करता हूँ, उसके बाद हम फॉर क्लाउड सिक्योरिटी IAM यूज। No, yes, Atul. For cloud security, nahi, it's for the organization distribution of the policies. Like एक organization में हम नहीं चाहते कि सबको सारी सर्विसेज का एक्सेस हो, हम नहीं चाहते, ठीक है। क्योंकि अगर मान लो आप TCS में काम करते हो, यश राठौर, ठीक है, तो TCS वाले नहीं चाहेंगे ना कि आपको पूरा रूट अकाउंट का एक्सेस मिल जाए। ऐसे तो आप कुछ भी अपने मर्जी से आप बैठे रात को आपने एलोकेट कर दिया रिसोर्स, उनका तो बिल आ गया 1000 का, तो TCS वाले नहीं चाहेंगे ना। TCS वाले वही चाहेंगे कि यश राठौर केवल उतना काम कर पाए जितना उसको परमिशन हो, यानी कि अगर उसे EC2 इंस्टेंस की परमिशन है तो EC2 इंस्टेंस ही बना पाए यश राठौर, और कुछ ना बना पाए। तो हम क्या करेंगे, हम यश राठौर नाम का एक IAM यूजर बना देंगे और उस पर केवल EC2 की परमिशन दे देंगे। फॉर क्लाउड, व्हाट अबाउट डेटा सिक्योरिटी इन क्लाउड कंप्यूटिंग? या अनुराग, तो मैं आता हूँ। देखो, जो डेटा सिक्योरिटी होती है क्लाउड में, अगर तुम्हें देखो सिक्योरिटी की बात करना है तो तुम इंटरनेट यूज करना बंद कर दो, ठीक है। अगर तुम इंटरनेट पे हो तो सिक्योर तो कभी नहीं हो, बट क्लाउड में तुम मोस्ट ऑफ द टाइम अदर जितने भी मेथड्स होते हैं उनसे ज्यादा सिक्योर इस तरीके से हो कि जो क्लाउड के अंदर काम होता है, पहली चीज वो सर्विस लेवल लिटिगेशन एग्रीमेंट देते हैं तुमको, 99.999 का सर्विस लेवल एग्रीमेंट देते हैं, मतलब SLA देते हैं, जिसमें वो कहते हैं कि अगर कभी भी फेलियर अगर होता है तो AWS की जिम्मेदारी होती है कि आपका डाटा रिट्रीव हो। सेकेंड चीज कि कोई थर्ड पर्सन उसको एक्सेस ना कर पाए, उसकी जिम्मेदारी 2 लोग की होती है, पहली हमारी यानी कि एज अ यूजर हमारी, और सेकेंड होती है AWS की। AWS अपने एंड से सारे हार्डवेयर कॉन्फ़िगर करता है, वो हार्डवेयर देखता है, कोई भी हार्डवेयर पे अभी तक जब से AWS बना है कोई भी हार्डवेयर पे अभी तक सिक्योरिटी थ्रेटन अटैक नहीं हुआ है, ठीक है। मतलब कि ऐसा नहीं हुआ है कि डेटा सेंटर पूरा हैक कर लिया गया, कभी ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि उन्होंने इतने लेयर सेट कर रखे हैं। डिफरेंट सिक्योरिटी ग्रुप्स के कॉन्सेप्ट होते हैं, सबनेट की सिक्योरिटी होती है, उसके बाद VPC की सिक्योरिटी होती है, उसके अंदर फायरवॉल होती है। अब ये जो क्लाउड कंप्यूटिंग की सिक्योरिटी है ये बहुत डेप्थ कॉन्सेप्ट है, ठीक है। इसलिए मैं अगर तुम्हें भारी भारी टर्म फेंक दूंगा तुम्हें समझ में नहीं आएगा। मोटे मोटे तौर पे ये मान लो कि इतनी ज्यादा लेयर्स होती हैं कि अभी भी कोई हैकर उसको हैक नहीं कर पाया। हाँ, बट मैं ये नहीं कहूंगा कि इम्पॉसिबल है, पॉसिबल सब कुछ है, ठीक है। मे बी द after that sometime technology become more advanced and cloud get hacked, but it is definitely safer than the physical servers. अगर आपकी क्लाउड सर्वर्स को वो हैक कर पा रहा है ना, तो मतलब वो फिजिकल सर्वर को तो पक्का हैक कर लेगा। तो फिजिकल सर्वर से ज्यादा सेफ होता है, बट हाँ ऐसा नहीं है। कैन वी हायर सर्वर यूजिंग क्लाउड कंप्यूटिंग? Actually you don't hire, you actually rent them from AWS. ओके शिवांगी, आप उनको रेंट पे लेते हो। Which exam of AWS will be beneficial for beginner having some hands-on experience on it? Cloud practitioner or architect? अगर आपको हैंड्स ऑन है तो प्रैक्टिशनर को मत जाओ, सीधे आर्किटेक्ट पे जाओ, थोड़ी मेहनत और करो। प्रैक्टिशनर बिजनेस ओरिएंटेड लोगों के लिए होता है, जो क्लाउड के जो 1-on-1 टॉक्स पे होते हैं। मान लो अगर आप यश काम करते हो इन्फोसिस में, तो अगर आपको किसी क्लाइंट को समझाना है तो आप प्रैक्टिशनर पे जा सकते हो कि हाँ यार मैं ये सब चीजें क्लाउड पे रन करूंगा तो मेरे को दिक्कत तो नहीं है। क्लाइंट कहेगा ठीक है, तब तो ठीक है प्रैक्टिशनर। लेकिन अगर आपको कोर डिटेल्स पे अंदर में काम करना है तो फिर प्रैक्टिशनर इज नॉट मेड फॉर यू, डायरेक्ट गो फॉर सोल्यूशन आर्किटेक्ट। एनीथिंग एल्स?
क्वेश्चन, और कोई क्वेश्चन बताओ। अनम्यूट कर सकते हो आई थिंक। अबे अरिया दे कितना आ गए चले रे तो महीना रुक के अभी unnecessary I think the chat section will be good. If there any question, is there any question regarding the cloud computing? Anugreh, Yes, please, sir. please mention your test link on chat. Yeah. How will study about AWS and beginning of engineering study? Look, Shivangi, the AWS is a broad concept. You can prefer the documentation also, and you can also opt the Skillr course that we are coming on. And just a second, let me just, yeah, DevOps related with cloud. Yeah, yes, Rathod, DevOps is related to cloud. I am a DevOps engineer. Azure versus AWS. It's a big conflict. It's a big, actually, the question, Azure versus AWS. I would prefer AWS because it has the wider range of services. Apart from this, let me just send the test link. Then after I'll continue question. Just a second, guys. Guys, check whether the link is working or not. Sir, can you send whole recorded session in video? Yeah, we are planning this part. And if the whole recorded session will be shared, you better subscribe our channel. It will be shared only on YouTube channel. Okay. So any of the question? Any other question? Subscribed already, sir. Thank you. Any other question? Name of IT channel. It's Skillr. Deepak Dixit is Skillr. And Vinay sir, can you please mention the link of the YouTube channel? Now I would like to request, Vinay sir, are you there? Yeah, Yashwant. Yeah. So I would request to address the attendees and give a brief what is the Skillr is all about. Over to you, sir. Thank you, everyone. My name is Vinay Singh. I'm the founder of Skillr. I'm also working on AWS Cloud. I'm DevOps engineer. So basically हम एक AWS का कोर्स ला रहे हैं. हम 1.5 घंटे में आपको पूरे सर्विसेज नहीं बता सकते हैं, इसीलिए अनुग्रह ने बहुत ही अच्छे से 3 सर्विसेज के बारे में बताया. और मैं चाहता हूं कि आप सारी सर्विसेज पढ़ें ताकि आप हाईएस्ट पैकेज पे प्लेस्ड हो, ना कि 3 लाख 4 लाख में ऐसे प्लेस्ड हो. तो मैं चाहता हूं कि आप AWS पढ़ें, नए टेक्नोलॉजी को सीखें, क्योंकि नई टेक्नोलॉजी की डिमांड्स बहुत ज्यादा है. AWS की बहुत ज्यादा डिमांड है. तो मैं चाहता हूं कि आप AWS को सीखें, आए स्किलार्क से जुड़े. और अनुग्रह क्लास लेंगे आपके, मतलब सारी सर्विसेज के 20 या 25 हम जितने भी कोर्स क्या बोलते हैं सर्विसेज हैं हम आपको सिखाएंगे, प्रैक्टिकल नॉलेज देंगे. और अगर आपको सॉल्यूशन आर्किटेक्ट का एग्जाम क्रैक करना है, क्योंकि हमने भी क्रैक किया है सॉल्यूशन आर्किटेक्ट एग्जाम, तो मैं चाहता हूं कि आप भी क्रैक करें एग्जाम को और आप उसकी तैयारी कर सकते हैं हमारे साथ. हम आपको पूरे प्रैक्टिकल नॉलेज देंगे कि कैसे इंडस्ट्रीज में और कैसे ऑर्गेनाइजेशन में AWS पे काम होता है. सिर्फ हम आपको ऊपर से नहीं बताएंगे, ठीक है. अगर मैं बात करूं कि अगर आप कहीं और से पढ़ेंगे, जैसे कि आप जाइएगा इंटेलीपाथ, जैसे मैं नाम ले रहा हूं, इंटेलीपाथ जैसे वेबसाइट पे जाइएगा, वहां पे देखिएगा तो वहां पे एक नॉर्मल बच्चा अफोर्ड नहीं कर सकता कोर्सेज. वहां पे कोर्सेज 45,000 50,000 के ऐसे कोर्सेज हैं. तो मैं चाहता हूं कि आप सीखें, हम कम प्राइस पे ही आपको सिखाएंगे, उस लेवल की नॉलेज देंगे, अच्छी नॉलेज देंगे. और आपने देखा कि अनुग्रह ने कितने अच्छे से सब कुछ समझाया. और मुझे जहां तक कि मालूम है कि बच्चों में इंटरेस्ट आ गया होगा कि AWS क्या चीज है. अब उन्हें थोड़ी अब चाहत होगी सीखने की. तो मैं चाहता हूं कि आप आएं और सीखें स्किलर के साथ. और सबसे बड़ी बात कि आप टेस्ट दीजिए. हम संडे को टेस्ट रिजल्ट अनाउंस करेंगे. जो भी अच्छे स्कोरर हैं उनको हम अपने लाइव पे प्रमोट करेंगे, अपने वेबसाइट पे प्रमोट करेंगे, अपने हर एक चीज पे, जितनी भी प्लेटफॉर्म है उस पर प्रमोट करेंगे उस बच्चे को. और हम उन्हें ऑफर भी करेंगे कि हमारे कोर्सेज वो फ्री में लें, ठीक है. और
हम उन्हें कोई और जितने भी 20 बच्चे होंगे हम उन्हें AWS के कुछ डिस्काउंट देंगे, उन्हें कुछ परसेंटेज डिस्काउंट देंगे कि आप कोर्सेज में डिस्काउंट ले सकते हैं। हम चाहते हैं कि आप नई टेक्नोलॉजी सीखें, सिर्फ C++, जावा, पाइथन, फ्रंट एंड डेवलपर बन के न रह जाएं, आप एक नई टेक्नोलॉजी के बारे में सीखें। तो आप आइए और स्किल आर्क से जुड़िए। थैंक यू एवरीवन। अगर किसी को कोई क्वेश्चन हो रिगार्डिंग कि कैसे प्लेसमेंट होता है AWS में, कैसे क्वेश्चन आते हैं, हाँ, लेकिन आपको AWS बहुत अच्छे तरीके से पढ़ने पड़ेगा क्योंकि उसकी इतनी सर्विसेज हैं और इंटरव्यू भी बहुत तगड़ी होती है उसकी। मेरी इंटरव्यू 2 घंटे चली गई थी सिर्फ AWS के ऊपर। तो मैं चाहता हूँ कि आप सीखें, AWS के ऊपर सीखें। अभी आप फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में है, 2 साल है, जम के तैयारी कीजिए AWS के ऊपर, सर्टिफिकेशन उसके कीजिए क्योंकि सर्टिफिकेशन की वैलिड होता है उसका कुछ। तो आप आइए इसकी क्लास से जुड़िए और और हमारे साथ जुड़िए और क्या बोलते हैं, पढ़ाई कीजिए अपना AWS के ऊपर। If you want any kind of placement assistance, like look, when I was in my first year, second year, and third year, I was like very much confused that which career path I should choose. So I get some of the mentors and they gave me some of the guidance, but nobody gives me correct guidance. So I choose the AWS as my career path, and I've faced a lot of difficulties. So I know that what are the problems the early bird faces. Okay, so we at Skillar hits that question also. अगर आपको कोई प्लेसमेंट असिस्टेंस चाहिए तो आप डायरेक्ट अभी पूछ सकते हो, ठीक है। फाउंडर सर हमारे 3 कंपनी में प्लेस्ड हो चुके हैं, मैं खुद डेवऑप्स इंजीनियर हूँ, तो हम आपको क्वेश्चंस को डील कर सकते हैं। चैट के सेक्शन में थ्रू पूछ सकते हो, और अगर अनम्यूट का ऑप्शन है, अनम्यूट का ऑप्शन नहीं आती, चैट के थ्रू पूछ सकते हो। और इसके अलावा जो यूट्यूब है उसको सब्सक्राइब कर लेना। जो आज के टेस्ट के जो विनर्स होंगे वो यूट्यूब पे लॉन्च होंगे, ठीक है। और वो आई थिंक डे 5 और डे 6 पे लॉन्च हो जाएंगे तुम्हारे। और फिर जो भी टॉप 3 स्कोरर्स होंगे उनको स्किलार की HR टीम होगी, वो डायरेक्ट कॉल करेगी इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी के लिए। तो इसके टेस्ट को आप लाइटली मत लेना। और till then I think I clear some of the basic of the cloud computing. I make a good interest in the cloud computing. Yeah, Prithvi Singh, it's over, the link is mentioned over the, yeah, yes, thank you. So I clear your basic of the cloud computing, and if you want to continue to learn the cloud computing, you better join with Skillar, okay? And so is this session was beneficial or not? Is this session was beneficial? Okay. All right. Okay, Alka Gupta, Anushka Rai, Vaibhav, Prithvi, very beneficial. All right. Thank you. Nikita, marvelous. अभी आपको और भी चीजें सीखनी बाकी हैं। अभी तो अनुग्रह ने सिर्फ डेमो दिया है, अभी तो पूरी मूवी दिखाई नहीं है। जब पूरी मूवी दिखाएगा तो काफी आपको मजा आएगा, ठीक है। और ये एक्चुअली एक टीचर नहीं है, ये कंपनी में प्लेस्ड हो चुके हैं और ये कंपनी के बारे में ही बताएंगे, कंपनी के बारे में, कंपनी के अंदर काम कैसे होते हैं, AWS के ऊपर कैसे काम होती है। हमारे आपको सिर्फ टीचर की तरह ऊपर से नहीं बताना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि आप सीखे तो अच्छे तरीके से सीखे, वरना ना सीखे। तो आप इसकी लाख से जुड़ सकते हैं अगर जिसे टेक्नोलॉजी के बारे में कुछ जानना हो, ठीक है। Okay, so thank you everyone for taking out your time, and I have a good interaction with all of you. You all attendees are very good, and yeah, today attendees was very smart also. Actually, very you can say they want to learn the cloud computing. So sir, कल कब तक सबमिट करना है? शिवांगी, it's only for half an hour. ओके, जो भी चैट सेक्शन में हैं लोग, उन्हीं के लिए क्विज है, बाहर शेयर ना करें कोई भी। ऐसा ही है ना कि अगर आप मतलब कि 2 लोगों का रैंक एक आता है, दो लोगों का नाम नंबर एक सेम आता है, उसके जो पहले के हिसाब से देखेंगे ना कि आपने कब सबमिट किया, कितने टाइम बाद, क्योंकि आप क्वेश्चन तो गूगल से भी देख सकते हैं, तो वो टाइम के बेसिस पे आप डिफाइन होगा कि बच्चे ने कितने टाइम पे सबमिट कर दिया। क्योंकि अगर 2 लोगों का नंबर कन्फ्लिक्ट होता है तो ओके, समझ गए होंगे आपको सबमिट करना है। ओके गाइस, थैंक यू फॉर कमिंग। थैंक यू everybody।
Now you guys can leave. Thank you, Yashwant. Thank you. Thank you, Vaibhav. Thank you, Rishabh. Thank you, Vishal. Thank you, Sir. It was very good. All there. Thank you, Shruti. The main motive is to learn. Thank you, Nimjan. Thank you. Yes, Rathor, we cannot reveal our identification. So, I hope. Yes, if you join the Skill Hack, you will definitely know from where we are. Hemant Kumar Joshi, thanks for giving me. Okay, thank you, Hemant. यस राठौर बहुत तेज लड़का है तो सब पूछ रहा है शिवांगी सिंह पीएमसी चौराहा, हाँ पीएमसी चौराहे पे सेटअप करना है, याद है ना किसका सर्वर का। अलका सिंह मैम से आप लोग बोलना, अलका गुरदास मैम से कि पीएमसी चौराहे पे सेटअप करिए एक सर्वर। किसी को करियर के बारे में कुछ पूछना हो, सब पीएमसी चौराहे पे सेटअप के बारे में पीछे पड़े हैं सब। यस, कल अजोर का सेशन है तो आप अजोर भी कल सीख सकते हैं। आई थिंक कल है कल। ओके। सब अपने दोस्तों से बोल देना कि कल अजोर के सेशन है, वर्कशॉप है, तो आप सब आके वर्कशॉप ले सकते हैं अजोर की। और हमारा देखो जो मोटिव से पहले मैंने आपको क्लाउड की क्लियर कराया है, अब इसके बाद AWS आप थोड़ा बहुत जान गए हो, अब जान लो कि एज्योर कैसा होता है। ठीक है, AWS और एज्योर में क्या डिफरेंस है। सर मेरा 2 दिन का छूट गया था असाइनमेंट। शिवांगी, फॉर दैट पर्पज वी कैन डू एनीथिंग। आप जो नेक्स्ट अगर 3 दिन हैं उसमें असेसमेंट करो, और क्या पता आप क्यूमुलेटिव स्कोर बहुत हाई ले आओ तो आपको गुडीज ऑफर हो जाए। ठीक है, बिकॉज रूल्स आर रूल्स। आपको इंटर्न्स ऑफर हो जाए, गुडीज से ज्यादा अच्छा इंटर्न्स। हाँ, ऑफ कोर्स इफ यू आर गुड इनफ वी आर डेफिनेटली गोना ऑफर यू इंटर्न अपॉर्चुनिटी बिकॉज ऑफ दिस फंक्शन आई एम बिल्डिंग इंटर्न इन टेक्नोलॉजी। थैंक यू मरियम। प्लीज फॉरवर्ड दिस लिंक ऑन योर फ्रेंड ऑन योर ग्रुप्स। हाँ, इस पे लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज के हम लोग वीडियो डालते रहेंगे। अभी कुबरनेट्स की वीडियो पढ़ रही है, और उसके बाद डॉकर की पढ़ेंगी, उसके बाद जेस्टफुल API की पढ़ेंगी, बहुत सी प्लान में, तो उस पे पढ़ती रहेंगी वीडियोस। अगर किसी को प्रोजेक्ट करना हो AWS के ऊपर, चाहे किसी भी फील्ड में, तो वो हमसे जुड़ सकता है। किसी को स्टार्टअप का आइडिया हो तो वो हमसे जुड़ सकता है। हम सिर्फ टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करेंगे, ना कि टीचिंग प्रोवाइड करेंगे आपको। What about paid? Yeah, Mariam, if you are interested in the paid courses, our HR team will contact you directly. You mention in the Google Form link. अनुग्रह सर से सिर्फ अकेले पढ़ना चाहती हैं, पेड मतलब ज्यादा लोग इस बैच में न रहें, तो ये भी हम आपको प्रोवाइड कर देंगे कि one-to-one interaction. Sir, is Google provide Google cloud services? Yeah, Rishabh Tripathi. Google also provides the cloud services, and his cloud platform name is GCP, and it is also in very demand. But of course, the market leader is AWS. You cannot ignore that point also. Please assure the response. Shivangi Yadav, today class. Thank you. So guys, if you want to leave, you can leave. We are just, if somebody have any some type of query, like what field they should choose, they can ask. Please provide the response link. What kind of response Yash is asking, I think. Oh, no. Oh, you want that test link? Yes, just again.
Thank you, Sejal Gupta. Please join Skill Arc and share the link also on your group. I have shared the link of form. If someone is left out to fill that form right now, because after 10 to 20 minutes we will off the responses. अगर आपके कोई फ्रेंड हो जो AWS सीखना चाहता हो, ठीक है, और वो ना कि टीचर से, अनुग्रह जैसे एक्सपर्ट से सीखना चाहता हो, तो आप ये फॉर्म उन्हें शेयर कर सकते हैं, ठीक है। और हम उनमें से फिल्टर कर लेंगे कि कौन बच्चे इंटरेस्टेड है, कौन बच्चे नहीं इंटरेस्टेड है, ठीक है। क्योंकि आप तभी सामने वाले को सिखा सकते हैं ना जब सामने वाला सीखने के लिए इंटरेस्टेड हो। आप किसी को पकड़ के नहीं सिखा सकते हैं। ओके राज हर्षवर्धन, आप इंटरेस्ट दिखाइए, हम आप HR टीम हमारी आपसे कनेक्ट कर लेगी। सो सब कुछ हम आपको सिखाएंगे, सब कुछ। अभी अनुग्रह ने बस सिर्फ मूवी का थोड़ा सा पार्ट दिखाया है। आपको बहुत कुछ बताना अभी हमको ये टाइम बाउंडेशन थी, तो हम आपको पूरी चीजें नहीं बता सकते हैं। नो नो नो, एनी पॉजिटिव आप कोई भी कर सकते हैं। मतलब देखिए, इसमें कोडिंग की कोई पार्ट नहीं होती है, कोडिंग कोई नहीं। बस कहीं किस सर्विसेज में हमें YAML फाइल लिखना होता है, ठीक है, YAML लैंग्वेज को जानना होता है, तो वो बस आम चाल की भाषा है कि YAML लैंग्वेज कोई भी उसे लिख सकता है। तो वो भी हम आपको सिखाएंगे कि YAML लैंग्वेज स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, वो कैसे हम इम्प्लीमेंट करेंगे, कैसे सीखेंगे उसको, YAML JSON। ऋषभ, कोई कोडिंग लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट नहीं होती, आपको बस कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है। और कोडिंग अवॉइड करने के लिए ही क्लाउड पे हम लोग आए हैं, ठीक है। सर टेस्ट सबमिट कर दिया है, बट गलती से एडिट टच हो गया था, इसके दोबारा करना पड़ेगा। नो शिवांगी, आपको दोबारा नहीं करना पड़ेगा। Abhiraj sir, shall we end the meeting? ओके अनुग्रह। Okay. Okay everyone, thank you. थैंक यू एवरीवन। प्लीज आप सब कभी कल ज्वाइन कर लीजिएगा टाइम से। कल अजयोर सिखा जाएगा हम लोग अजयोर के बारे में, क्योंकि वो इन्फोसिस के बंदे हैं, तो वो टाइम निकाल के आ रहे हैं आपको बताने के लिए। तो आप अपने दोस्तों, अपने ग्रुप्स में बता दीजिएगा कि कल का सेशन बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है और अजयोर आपको सीखने को मिलेगा। अनुग्रह, सो लेट फिनिश। Yeah, we can end that meeting.